जब एक आदमी ने पहली बार समनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया तो वहां मौजूद रैंक के महारथी दंग रह गए, क्योंकि उसने जो समन किया था वह कोई साधारण जादुई जानवर या राक्षस नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो कभी दुनिया के शिखर पर खड़ा था, और वह उसका पूरी तरह से आज्ञाकारी भी था। इस समन किए गए साथी के साथ उसने केवल 3 दिनों में टावर की 15 मंजिलों को पार कर लिया, और हर मंजिल का क्लियरेंस स्कोर उच्चतम रैंक था। इस अविश्वसनीय क्षमता को देखकर हंटर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने भी उसे अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इससे पहले बोंग जूह्युक एक साधारण व्यक्ति था जो जागृत अवेकन नहीं हो सकता था। उसे लगा था कि वह अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता देगा, लेकिन आज ही के दिन उसकी आंखों के सामने अचानक एक पॉपअप विंडो दिखाई दी, जिस पर साफ लिखा था कि वह अब जागृत हो चुका है। इसे देखकर वह अचानक चौंक गया। उसके मुंह का नूडल्स 3 मीटर दूर जा गिरा। उसने सोचा नहीं था कि उसके जैसा व्यक्ति भी जागृत हो सकता है। आपको बता दें कि जागृत होना सभी हंटर खिलाड़ियों का सपना होता है, क्योंकि जागृत होने का मतलब लगभग यह होता है कि आपके पास बेशुमार दौलत होगी, लेकिन चूंकि सारी दौलत टावर के अंदर होती है और टावर में प्रवेश करना बहुत खतरनाक काम है, इसलिए सभी जागृत होने वाले लोग अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि टावर के अंदर का वातावरण बेहद खराब है। न केवल मौसम चरम पर होता है, बल्कि वहां तरह तरह के जाल भी बिछे होते हैं। संक्षेप में मुख्य बिंदु यह है, टावर के अंदर की दुनिया में अंतहीन खतरे हैं, और बोंग जूह्युक एक ऐसा युवक है जिसे सामाजिक मेलजोल से बहुत डर लगता है। जब भी उसके आसपास कोई अजनबी होता है, वह फोन पर बात करने का नाटक करने लगता है। इसके अलावा वह बेहद डरपोक और सतर्क भी है। जहां भी खतरा हो वह कभी वहां कदम नहीं रखता। वह कभी भी खतरनाक जगहों पर नहीं जाता। पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह आज के दिन जागृत हो जाएगा। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और मुंह में कुछ मंत्र बुदबुदाए। उसके सामने एक स्टेटस विंडो दिखाई दी। यह सब इतना अविश्वसनीय था कि वह खुद को पॉपअप विंडो को छूने से नहीं रोक सका, और पाया कि यह सब वाकई सच था। और उसकी विशेषता दुर्लभ समनिंग तकनीक थी। जागृत होने वालों को एक क्षमता दी जाती है जिसे विशेषता ट्रेट कहते हैं, और ये विशेषताएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे तलवारबाजी, निशानेबाजी आदि। समनर्स आमतौर पर आत्माओं, परिचितों, कठपुतलियों और जादुई राक्षसों को बुला सकते हैं। हालांकि जागृत होना खुशी की बात थी, लेकिन इस समय वह थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि पॉपअप विंडो पर रैंडम समनिंग लिखा था। यानी उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह किस तरह के जीव को बुलाने वाला है। पर यह एक साधारण इंसान बने रहने से तो बेहतर था। यह सोचकर उसने दृढ़ निश्चय के साथ समनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। पर मंत्र पढ़ते ही वह वहीं जड़ हो गया, क्योंकि कुछ भी समन नहीं हुआ था। तभी उसे एक बात याद आई। हंटर की विशेषताएं टावर के बाहर काम नहीं करती। यानी कि हंटर की क्षमताएं केवल टावर के अंदर ही प्रभावी होती हैं। टावर के बाहर वह केवल अपनी स्टेटस विंडो ही देख सकता है। इसलिए टावर के बाहर हंटर एक साधारण इंसान जैसा ही होता है। यह सोचकर कि वह इतनी सामान्य बात भी भूल गया, उसने मन ही मन खुद को बेवकूफ कहा। हालांकि तभी अचानक एक पॉपअप की आवाज सुनाई दी। उस पर साफ लिखा था कि रैंडम समनिंग सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई है। यह देखकर वह बुरी तरह चौंक गया। उसी समय दरवाजे पर एक बैंगनी पोर्टल दिखाई दिया और धुंधली सी एक मानव आकृति दिखने लगी। थोड़ी ही देर में वह आकृति पूरी तरह से प्रकट हो गई, लेकिन इस दृश्य ने उसे पत्थर का बना दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह टावर के बाहर किसी जीव को कैसे समन कर पाया, और वह भी एक इंसान को। उसने पहले कभी नहीं सुना था कि किसी ने इंसान को समन किया हो। पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उस समन किए गए व्यक्ति ने उसके बचे हुए इंस्टेंट नूडल्स खाना शुरू कर दिया। यह देखकर उसे थोड़ी निराशा हुई। क्या मैंने किसी भुक्कड़ को समन कर लिया है? दुख मनाने का समय नहीं था। तभी सिस्टम ने समन का विवरण दिखाया। समन के अलग अलग स्तर होते हैं, री, एसआर, एसएसआर, एलएसएसआर। समनर किसी भी स्थिति में समन किए गए व्यक्ति के साथ स्वतंत्र रूप से संवाद कर सकता है। इसके अलावा समन किए गए व्यक्ति के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। उसे समनर की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना होगा।
सिद्धांत 2, उसे समनर के आदेशों का बिना शर्त पालन करना होगा। सिद्धांत 1 और 2, यदि पहले और तीसरे सिद्धांत में कोई टकराव होता है तो दूसरे सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी, यह सोचकर कि यह शख्स उसकी हर बात बिना शर्त मानेगा। बोंग जूहयुक मन ही मन बहुत खुश हुआ, पर अचानक उसे सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। कुछ यादें जो उसकी नहीं थी उसके दिमाग पर कब्जा करने लगी। दरअसल ये उस समन किए गए व्यक्ति की पिछली जिंदगी की यादें थी। कोसाक एक हत्यारा असैसिन था। उसकी मिशन सफलता दर 99% की भयानक स्तर पर थी। हालांकि वह बहुत सक्षम था, लेकिन गिल्ड उसके लिए बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसकी एक छोटी सी अजीब आदत थी। उसे काटे गए सिरों को उपहार की तरह पैक करना पसंद था। यादों के अंत में वह एक कमरे में दिखाई दिया, और यही वह कमरा था जहां उसकी मौत हुई थी, क्योंकि वह महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की हत्या करने गया था, जिसे स्वॉर्ड गॉड के नाम से जाना जाता था। सामने वाले ने केवल एक वार में उसे 2 टुकड़ों में काट दिया था। इसके साथ ही उसकी यादें खत्म हो गई। हालांकि तभी कोसाक अचानक उसके पीछे आ गया। इससे वह बुरी तरह डर गया। वह झटके से पीछे हटा और जमीन पर गिर गया। लेकिन जल्दी ही उसे याद आया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह एक समन किया गया साथी है। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और गहरी सांस ली और उसे तरह तरह के काम करने का आदेश देने लगा। हैरानी की बात थी कि कोसाक ने वाकई सब कुछ वैसा ही किया। वह तो काम करके काफी खुश भी लग रहा था। यह उसे थोड़ा अविश्वसनीय लगा। इसके तुरंत बाद यह जांचने के लिए कि क्या वह विद्रोह करेगा, बोंग जूहयुक ने उसे कुत्ते की तरह भौंकने को कहा। यह सुनते ही कोसाक के चेहरे के हावभाव तुरंत बदल गए। इससे बोंग जूहयुक डर के मारे कांपने लगा। वह लगभग भूल गया था कि उसके सामने खड़ा यह शख्स पिछले जन्म में एक कातिल था। अगर वह बेकाबू हो गया तो उसे एक ही पल में मार डालेगा। पर उसने जो देखा उसकी उम्मीद नहीं थी। कोसाक वाकई जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कुत्ते की तरह भौंकने लगा, और वह बहुत खुश भी दिख रहा था। यह देखकर बोंग जूहयुक ने भी अपना अंगूठा ऊपर किया। ऐसा लगता है कि वह सच में उसका पूरी तरह से आज्ञाकारी है। इसे अब और डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन तभी 200 बाहर से अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इससे वह अचानक बेहद घबरा गया, क्योंकि आज उसे साहूकार का कर्ज चुकाना था, क्योंकि कुछ समय पहले उसके पिता की कमर में चोट लग गई थी। साथ ही भाई को भी भारी ट्यूशन फीस की जरूरत थी, और बैंक उसे कर्ज देने को तैयार नहीं था। इसलिए उसे साहूकारों के पास जाना पड़ा। लेकिन अब उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब क्या किया जाए? बोंग जूहयुक ने घबराहट में अपने होंठ काट लिए। लेकिन तभी कोसाक अचानक जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा लगा जैसे उसने अपने मालिक की चिंता को भांप लिया हो। उन सबको मार डालने की बात कर रहा है। लेकिन बोंग जूहयुक ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और खुद इस मामले को संभालने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक मजबूत हाथ ने उसे अपनी ओर खींच लिया। स्कारफेस के चेहरे पर क्रूरता थी। उसने कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो गुर्दा निकालना पड़ेगा। यह सुनकर बोंग जूहयुक और भी घबरा गया। उसने जल्दी से कहा कि वह कुछ ही दिनों में पैसे चुका देगा, और उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी। आश्वासन सुनने के बाद स्कारफेस और उसके साथियों ने कुछ धमकियां दी और चले गए। उनके जाने के बाद कोसाक भी शौचालय से बाहर आ गया। उसे देखकर बोंग जूहयुक को जल्दी पैसे कमाने का एक तरीका सूझा। वह तरीका था उस ऊंचे टॉवर में प्रवेश करना। लेकिन उसे डर था कि अपनी कायरता के कारण वह उस टॉवर पर नहीं चढ़ पाएगा। ऐसा सोचकर उसने कोसाक की ओर देखा। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो मैं सीधे मालिक सेवक का रिश्ता खत्म कर सकता हूं। लेकिन कोसाक पता नहीं बेवकूफ बन रहा था या सच में अनजान था। उसने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि वह कुछ देर टीवी देखना चाहता है। उसने बहुत समय से कोई ड्रामा नहीं देखा है। इसने बोंग जूहयुक को थोड़ा असमंजस में डाल दिया। इस तरह उनमें से एक सो रहा था और दूसरा टीवी देख रहा था। जल्दी ही एक रात बीत गई। जब बोंग जूहयुक उठा तो उसने देखा कि वह व्यक्ति गायब था। ऐसा लग रहा था कि उसका समय पूरा हो गया है।
दरअसल कोसाक को जब भी बुलाया जाता था वह केवल 6 घंटे ही रुक सकता था और अगला बुलावा 3 घंटे के अंतराल के बाद ही हो सकता था। GBCNEWS डेस्क पर अब यह सब सोचने का समय नहीं था। GBCNEWS डेस्क क्योंकि वह काम के लिए देर हो रहा था। हालांकि जब वह हाथ मुंह धो रहा था उसने समाचारों में एक हत्या के मामले की रिपोर्ट सुनी। स्माइल कैश नामक एक साहूकार कंपनी का पूरी तरह सफाया कर दिया गया था। स्माइल कैश कंपनी का नाम सुनकर वह अचानक ठिठक गया। उसे लगा कि यह नाम बहुत जाना पहचाना है। जब उसने ध्यान से सुना, तीनों पीड़ितों के सिर काट दिए गए थे और उनके सिर पर लाल रिबन बंधा हुआ था। बोंग जुहयुक को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो, क्योंकि चाहे वह जैसे भी सुने यह सब कोसाक की करतूत लग रही थी। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। क्या उसने किसी परम हत्यारे को बुला लिया है? यह सोचकर उसने जल्दी से अपना फोन खोला और जांच शुरू की। बिना जांचे पता नहीं चलता। जांच करते ही वह चौंक गया। वीडियो में ऐसा लग रहा था कि मरने वालों को मौत से पहले अमानवीय यातना दी गई थी। उंगलियों को पीछे की ओर मोड़ दिया गया था। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी वह यह कि उनके सिरों पर एक लाल रंग का बोटाई रिबन बंधा था। उसे लगा जैसे दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि वह इस हत्याकांड का असली गुनहगार था। उन पीड़ितों की दर्दनाक स्थिति उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। वह सुन्न होकर सड़क पर चल रहा था। उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं था। हार मानकर उसने एक दिन की छुट्टी ले ली। उसका मन उन मरे हुए लोगों के प्रति ग्लानि से भरा था। भले ही वे अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन वे मरने के हकदार भी नहीं थे। घर वापस आने के बाद उसने उम्मीद की आखिरी किरण के साथ कोसाक को बुलाकर सब कुछ साफ साफ पूछने की तैयारी की। लेकिन तभी अचानक एक पॉपअप विंडो सामने आई। उस पर लिखा था कि वह कोसाक को संतुष्टि की रेटिंग, संतुष्टि मूल्यांकन दे। अब तो आखिरी भ्रम भी टूट गया। उसने सीधे स्क्रीन की ओर बीच की उंगली दिखाई और 1 सितारा 1 स्टार रेटिंग देने के लिए तैयार हुआ। हालांकि मन में यही विचार था, लेकिन उसके हाथ ने दयालुता दिखाते हुए उसे 3 सितारे दे दिए, क्योंकि उसकी मां भी कभी एक वेट्रेस थी। वह अच्छी तरह जानता था कि कम रेटिंग का क्या मतलब होता है। इसलिए असंतुष्ट होने के बावजूद वह किसी को भी 1 सितारे की रेटिंग नहीं देता था। रेटिंग देने के बाद कोसाक तुरंत कमरे के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। बाहर आते ही वह बहुत खुश दिख रहा था। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे 3 स्टार की अच्छी रेटिंग मिलेगी। कहा कि भविष्य में वह और भी कड़ी मेहनत करेगा। इसने उसे बुरी तरह डरा दिया। उसने सोचा कि कृपया मेरे लिए अब और मुसीबतें मत खड़ी करना। हालांकि कोसाक को इस बात पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उसने अपने मालिक की अनुमति के बिना सुरक्षा खतरों को अपने आप ही खत्म कर दिया था। जब उसने पुष्टि कर ली कि कोसाक ही हत्यारा है, तो उसका मन बहुत अशांत हो गया। यह व्यक्ति अपने पिछले जन्म की तरह ही खूंखार था। उसने कल ही दूसरे पक्ष पर एक ट्रैकिंग मार्क निशान लगा दिया था। बोंग जुहयुक को समझ नहीं आ रहा था। उसने स्पष्ट रूप से हत्या का कोई आदेश नहीं दिया था। फिर उसने खुद से ऐसा क्यों किया? दरअसल कोसाक को लगा कि वे एक खतरा थे। खतरे को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका उसे जड़ से मिटाना है, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह बुलाए गए व्यक्ति का तीसरा सिद्धांत था। बुलाए गए व्यक्ति के 3 सिद्धांतों में से तीसरा वह यह है कि जब पहले और दूसरे सिद्धांत में टकराव हो तो पहले सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाए। तो सरल शब्दों में कहें तो वह है पूरी तरह से आज्ञाकारी होना। लेकिन यदि बुलाने वाला खतरे में हो तो आदेश को अनदेखा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि बुलाने वाला व्यक्ति खुद को ही मारने का आदेश दे तो इससे 1 और 2 के बीच टकराव होगा और फिर वह आदेश की अवहेलना करेगा। लेकिन उस समय उसे वास्तव में कोई खतरा नहीं था। क्या तीसरे सिद्धांत की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है? अगर ऐसा है तो यह वास्तव में पागलपन है। अगर किसी दिन सड़क पर उसकी किसी से बहस हो जाए और वह व्यक्ति उस पर चिल्लाए, क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। ऐसी स्थितियां ज्यादातर सिर्फ जुबानी धमकियां होती हैं। वे वास्तव में ऐसा नहीं करते। लेकिन कोसाक सोचेगा कि उसकी जान को खतरा है, तो फिर उस व्यक्ति के सिर पर शायद लाल रिबन बंध जाएगा।
इस वजह से बोंग जूहयुक बहुत परेशान महसूस कर रहा था। ऐसी स्थिति से बचना नामुमकिन था। वह यह भी नहीं चाहता था कि कोसाक हर जगह हत्या करता फिरे। जब वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, तभी कोसाक सीधे घुटनों के बल बैठ गया और कहा कि यह सब उसकी गलती है, जिसकी वजह से मालिक को इतनी बड़ी परेशानी हुई। यह देखकर बोंग जूहयुक ने कोसाक से खुद से वादा करने को कहा कि जब तक कोई उसकी गर्दन पर चाकू न रख दे, तब तक वह किसी की हत्या नहीं करेगा। यह सुनकर कोसाक ने तुरंत गंभीरता से सलाम किया और कहा कि भविष्य में वह अपने सर्वोत्तम निर्णय का उपयोग करेगा, यह निर्धारित करने के लिए कि उसे मारना है या नहीं। यह सुनकर बोंग जूहयुक ने राहत की सांस ली, लेकिन एक समस्या खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ गई। कोसाक ने उसे टावर पर चढ़ने का सुझाव दिया। इस बात ने उसे हैरान कर दिया। आखिरकार वह जगह बहुत खतरनाक थी। वहां अंदर जाने के बाद किसी भी समय जान जा सकती थी। हालांकि वह अब जागृत हो चुका था और एक साधारण व्यक्ति बनकर नहीं रहना चाहता था, लेकिन वह अभी भी बहुत डरपोक था। इसलिए भले ही उसके मन में टावर पर चढ़ने की बहुत इच्छा थी, फिर भी उसमें निर्णय लेने का आत्मविश्वास नहीं था। बाद में उसने कोसाक से पूछा, क्या उसके जैसे और भी समनर्स हैं जिन्होंने उसे समन किया हो? यह सुनकर कोसाक थोड़ा उदास हो गया। एक समय वे वास्तव में अस्तित्व में थे, लेकिन अब केवल मालिक ही मुझे समन कर सकते हैं। यह सुनकर बोंग जूहयुक खुद पर हंसने लगा। कुछ लोग दुनिया को बचाने के लिए अपनी जागृत शक्तियों का उपयोग करते हैं, और मुझ में अपनी जान जोखिम में डालने का साहस भी नहीं है। यह वाकई हास्यास्पद है। शायद कोसाक को भी लगता होगा कि मैं एक दयनीय डरपोक हूं, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत कोसाक ने वास्तव में उसकी प्रशंसा की और उसे इतिहास का सबसे महान समनर बताया, क्योंकि एक समनर का सबसे बड़ा गुण सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। साहस एक जहर की तरह है। साहसी समनर्स आमतौर पर सबसे खतरनाक होते हैं। उन्हें कभी नहीं पता होता कि उनकी मृत्यु कब होगी। कोसाक को लगा कि उसकी ऐसी जागरूकता होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बोंग जूहयुक के जीवित रहने पर ही वह इस दुनिया में प्रकट हो सकता है। इसलिए वह चाहता था कि बोंग जूहयुक एक शांत जीवन जिए, जितना संभव हो उतना लंबा जीवन जिए। जहां तक अन्य कठिन और गंदे कामों का सवाल है, वह सब उस पर छोड़ दे। अब चलिए टावर पर चलते हैं। हालांकि कोसाक की बातों ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। उसे लगा कि उसके जैसा डरपोक व्यक्ति उस टावर पर चढ़ने के योग्य नहीं है। लेकिन सौभाग्य से कोसाक की सुरक्षा के कारण अब उस पर कोई कर्ज नहीं था। इसलिए उसने फिर से एक नई आसान नौकरी ढूंढने और अच्छे से रहने का फैसला किया। लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसके पिता का फोन था। अस्पताल ने उन्हें एक बड़े अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए कहा था, लेकिन वे उस भारी मेडिकल खर्च को वहन नहीं कर सकते थे। इसलिए उनके पिता ने अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जाने का फैसला किया। यह बुरी खबर बिजली गिरने जैसी थी। फोन काटने के बाद उसने मन ही मन एक फैसला किया। अगली सुबह जल्दी उसने खुद को पूरी तरह से हथियारों से लैस कर लिया। उसने फैसला किया कि वह पहली मंजिल को देखेगा। अगर खतरा हुआ तो तुरंत वापस आ जाएगा। और उसने एक नए विचार के बारे में भी सोचा। वह यह कि जरूरी नहीं कि कोसाक को ही समन किया जाए, वह दूसरों को समन करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इस विचार को सिस्टम ने बेरहमी से खारिज कर दिया। पता चला कि रैंडम समनिंग का एक कूल डाउन समय होता है। मजबूरन उसे फिर से हत्यारे कोसाक को समन करना पड़ा। लेकिन कोसाक ने बाहर आते ही बोंग जूहयुक के हाथों के सारे हथियार फेंक दिए और कहा कि इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। उसने उसकी सुरक्षा की गारंटी भी दी और कहा कि उसे एक उंगली भी हिलाने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने टावर में कदम रखा, वे सामने के नजारे को देखकर पूरी तरह दंग रह गए। यहां तो बिल्कुल बंजर जमीन थी। कोसाक ने उसे निडर होकर आगे बढ़ने को कहा। जब तक वह वहां है, यहां कोई भी राक्षस उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। तभी बोंग जूहयुक ने महसूस किया कि उसका शरीर बदलने लगा है। पता चला कि टावर के भीतर के सिस्टम ने स्वचालित रूप से उसके शरीर की क्षमताओं को मेल खाने वाले स्तर तक बढ़ा दिया है। लक्षण और युद्ध कौशल का भी सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। क्या एक हंटर होने का ऐसा ही एहसास होता है? भले ही स्तर थोड़ा कम है,
लेकिन वह फिर भी खुद को काफी शक्तिशाली महसूस कर सकता था। मृत्यु या मिशन का परित्याग। उसका पहली मंजिल का मिशन भी आ गया। 2 छोटे फ्लैश में 5 सख्त चमड़ी वाले मोटे कीड़ों को हराना। एक पल में कई मोटे कीड़े सामने दिखाई दिए। इन जीवों के बारे में 2/10। उसने पहले इंटरनेट पर जाना था, क्योंकि पहली मंजिल कौशल परीक्षण की जगह है। इसलिए सख्त चमड़ी वाले मोटे कीड़े अभ्यास के लिए डमी की तरह हैं। उनमें कोई हमला करने की शक्ति नहीं है, लेकिन उनका बाहरी हिस्सा बेहद सख्त होता है, इसलिए उन्हें मारना बहुत कठिन है। एक साधारण हंटर को एक को मारने में लगभग आधा घंटा लगता है। बोंग जूहयुक धीरे धीरे एक मोटे कीड़े की ओर बढ़ा, लेकिन सामने आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। इसलिए उसने पीछे मुड़कर कोसाक से हथियार उधार लेने का फैसला किया। लेकिन तभी मोटा कीड़ा अचानक ऊंचा खड़ा हो गया। इसने उसे डरा दिया। यह जीव उसे कुचलकर मार सकता था। घबराहट में उसने फिर से कोसाक पर भरोसा किया। पुकार सुनकर कोसाक तुरंत मोटे कीड़े के सामने आ गया। बस एक साधारण से घूंसे ने मोटे कीड़े को सीधे चीर कर रख दिया। इसके तुरंत बाद वह तेजी से आगे बढ़ा। जहां से भी वह गुजरा मोटे कीड़े हवा में उड़ने लगे। जब कीड़े हवा में थे, उसने तेजी से 5 फेंकने वाले चाकू निकाले। चाकू तीर की तरह कीड़ों की ओर उड़े। अगले ही पल वे कीड़े जिन्हें चाकू लगे थे, एक एक करके फट गए। इस दृश्य ने बोंग जूहयुक को हैरान कर दिया। उसने पाया कि कोसाक वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वाकई वह उस युग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। इस समय सिस्टम ने मिशन पूरा होने का संकेत दिया। स्तर बढ़ गया। 1000 ग्राम जादुई क्रिस्टल प्राप्त हुए। रेटिंग SS+ जितनी ऊंची थी। प्लेटिनम बैच प्रदान किया गया। इससे पहले किसी ने भी ऐसा हासिल नहीं किया था। इससे वह खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि यह टावर तो बहुत आसान है। वह शायद वाकई में अमीर बनने वाला है। लेकिन उसे इस समय यह नहीं पता था कि यह खबर देश के सभी हंटर्स के बीच फैल चुकी है। वे सभी इस पर बहुत हैरान थे कि आखिर किसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह सब करने के बाद बोंग जूहयुक सीधे टावर से बाहर निकलकर घर लौट आया। उसने समय देखा। अंदर जाने से लेकर बाहर आने तक केवल 5 मिनट लगे थे। यह बहुत तेज है। लेकिन उसने खुद तो कुछ किया ही नहीं था। बहुत ही कम उपस्थिति महसूस हुई। ज्यादा नहीं सोचा। उसने प्राप्त क्रिस्टल और पदक बाहर निकाले। यह पहली बार था जब उसने वास्तविक वस्तु देखी थी। मैजिक क्रिस्टल वर्तमान उद्योग के लिए एक आवश्यक संसाधन है। हालांकि अब इसकी कीमत काफी गिर गई है। यह ज्यादा कीमती नहीं है। लेकिन इस प्लैटिनम पदक के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। जांच करने पर पता चला कि अकेले इसकी कीमत 50,000 कोरियाई वोन है। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि उसने केवल 3 मिनट में इतने पैसे कमा लिए हैं। लेकिन इस सब का श्रेय कोसाक को जाता है। उसे इनाम देने के लिए बोंग जूहयुक ने उसके लिए एक शानदार रात्रिभोज तैयार किया। और अगर कोसाक इसी तरह स्तरों को पार करना जारी रख सका, तो पिता के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च आसानी से हल हो जाएगा। समय बीतता गया और अगला दिन आ गया। उठते ही उसने अपने लिए एक समय सारिणी बनाई। उसने कोसाक के साथ मिलकर उस मीनार को जीतने का फैसला किया। कल के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बोंग जूहयुक ने कोसाक को फुल स्टार रेटिंग दी। हालांकि बोंग जूहयुक थोड़ा भ्रमित था कि आखिर इस रेटिंग का उपयोग क्या है। पूछने पर पता चला कि यह रेटिंग जितनी अधिक होगी, उतने ही अधिक लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कि प्रकट होने का समय, स्तर में वृद्धि आदि। यह समझने के बाद वे जल्दी ही मीनार की दूसरी मंजिल पर दाखिल हुए। पहली मंजिल की तरह ही प्रवेश करते ही उन्हें सुरक्षित क्षेत्र में भेज दिया गया। दूसरी मंजिल का मिशन 10 चतुर मोटे कीड़ों को हराना है। वे बहुत चालाक हैं। वे चारों ओर घूमते रहते हैं और उनकी गति बहुत तेज है। उसकी वर्तमान ताकत के साथ उन्हें छूना असंभव था। हालांकि कोसाक ने कहा कि वह इसे 3 मिनट में कर देगा। यह कहकर वह हाथ में चाकू लिए तेजी से आगे बढ़ा। केवल एक बार में आकाश में उड़ते हुए मोटे कीड़े फट गए। बोंग जूहयुक दंग रह गया। इतनी सहजता से दूसरी मंजिल का मिशन पूरा हो गया। स्तर ऊपर करना पानी पीने जितना आसान था। इनाम पहली मंजिल के समान ही थे। 200 ग्राम मैजिक क्रिस्टल।
S++ रेटिंग और प्लेटिनम पदक। इसके तुरंत बाद वे तीसरी मंजिल पर आए। पहले की तरह ही कोसाक ने जल्दी ही मिशन पूरा कर लिया और वही इनाम और रेटिंग प्राप्त की। इसके बाद चौथी और पांचवी मंजिल आई। कोसाक ने उन्हें भी आसानी से पूरा कर लिया। अब तक उन्होंने 5 इकट्ठा कर लिए थे, S++ रेटिंग और पदक। और क्योंकि उन्होंने कुल 5 प्लैटिनम पदक प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें एक विशेष अधिकार दिया गया। वह था जागृत विशेषता का सुदृढ़ीकरण। इसका प्रभाव यह है कि एक साथ 2 समन किए गए जीवों को बुलाया जा सकता है। इससे बोंग जूहयुक थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा नहीं था कि ऐसी चीजें भी होंगी जो गाइड में नहीं दिखीं। इसका मतलब यह था कि वह कोसाक को बुलाने के साथ साथ मीनार को जीतने में मदद के लिए एक और शक्तिशाली व्यक्ति को बुला सकता है। यह सोचकर वह उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि कोसाक अकेले ही अजेय था। यदि एक और व्यक्ति को बुलाया जाए तो उसका उपयोग विशेष रूप से अपनी रक्षा के लिए किया जा सकता है। हालांकि आगे का रास्ता अभी लंबा है, लेकिन 2 समन जीव उसे सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त थे। चीजें बेहतर दिशा में बढ़ती दिख रही थी, लेकिन अभी एकमात्र बुरी बात यह थी कि उसके अगले समन के लिए अभी भी लगभग 20 दिन का समय बाकी था। उससे पहले उन्हें सावधानी से काम करना होगा। वे चुनौती के अवसरों को व्यर्थ नहीं गंवा सकते। इसी बीच देश एच के जागृत प्रबंधन कार्यालय में माहौल इतना तनावपूर्ण था कि दम घुट जाए। 3 उच्चाधिकारी यहां बैठक कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बोला, क्योंकि वे यहां 2 दिनों से थे और इन 2 दिनों के मीनार पार करने के रिकॉर्ड ने उन्हें अचंभित कर दिया था। बगल में बैठी महिला को शायद अंदाजा हो गया था कि आदमी क्या सोच रहा है। क्या तुम घोषणा के बारे में सोच रहे हो? जियो ग्वांग अचानक चौंक गया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब कोई सोच रहा हो तो अचानक मत बोला करो? लेकिन अभी एक और नई घोषणा हुई है। इस बार 6ठी मंजिल के लिए फिर से S रेटिंग मिली है। पता चला कि वे दोनों हंटर एसोसिएशन के उच्च प्रबंधन में थे। हाल ही में मीनार पार करने के रेटिंग रिकॉर्ड लगातार बहुत बड़े अंतर से बढ़ रहे थे। इससे किम ग्वांगल को लगा कि मीनार पर चढ़ने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अभूतपूर्व और महान प्रतिभा वाला व्यक्ति है, और वह व्यक्ति अभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा है। अगली मंजिलों की रेटिंग भी इसी स्तर की होने की प्रबल संभावना है। तभी हंटर निदेशक ने मेज पर हाथ पटका। मुझे लगता है कि आप सभी को पहले से ही पता होना चाहिए। अभी देश एच का उच्चतम रिकॉर्ड ग्रेड है। उसके ऊपर और भी ऊंचे स्तर हैं, और उस S++ रेटिंग की वैश्विक घोषणा की गई है। आज के अंतर्राष्ट्रीय समाज में हंटर्स का नियोजन काफी आम है, लेकिन हंटर्स का अपहरण होना भी एक सामान्य बात है। इसलिए हमें उसके अन्य देशों में जाने से पहले उसे ढूंढना होगा। अभी तुरंत सभी नए पंजीकृत हंटर्स की जांच करो। हालांकि उनकी जांच के इन दिनों में बोंग जूहयुक और कोसाक खाली नहीं बैठे थे। 8वीं मंजिल को आसानी से पार करने के बाद कोसाक को पुरस्कृत करने के लिए बोंग जूहयुक ने उसे कुछ खाने की चीजें खरीदने के लिए 50,000 वोन दिए, लेकिन कोसाक ने इसे मना कर दिया। पता चला कि वह अपने समनर से बहुत दूर नहीं जा सकता। कुछ देर सोचने के बाद बोंग जूहयुक ने नया प्राप्त इनाम मीनार के लिए विशेष उपचार औषधि उसे देने का फैसला किया। जहां तक मेज पर रखे इन मैजिक क्रिस्टल्स की बात है, वे लगभग 3.6 किलोग्राम के हो चुके थे, जिनकी कीमत लगभग 1.8 मिलियन वोन थी। उसने उन सभी को बेचकर नकदी में बदलने की तैयारी की, ताकि भविष्य में फिर कभी पैसों की कमी न हो। वह भविष्य के सुखद जीवन की कल्पना करने लगा। 10वीं मंजिल पर पहुंचते ही उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका शरीर बदल रहा है। शरीर के भीतर दौड़ती शक्ति और पेट में महसूस होने वाली रहस्यमय ऊर्जा ने उसे सफलतापूर्वक एक लड़ाकू घोड़े में विकसित कर दिया। इस शक्तिशाली शक्ति को महसूस करने के बाद वह खुद चुनौती देना चाहता था, लेकिन कोसाक ने तुरंत इसका विरोध किया, क्योंकि यदि समनर घायल होता है तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बोंग जूहयुक सुनने के बाद भी लड़ाई में भाग लेना चाहता था। हालांकि जब वे दोनों बहस कर रहे थे, तभी अचानक एक भयानक जानलेवा इरादा महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो एक विशाल आंख उसे घूर रही थी। वह एक विशाल मंटिस, प्रेइंग मैंटिस था, और इस 10वीं मंजिल का बॉस स्तर का अधिपति था।
बोंग जूहयुक को देखकर ठंडा पसीना आ गया। उसने सोचा कि आखिर दूसरे खिलाड़ियों ने इस तरह की चीज को कैसे मारा होगा। पास खड़े कोसाक ने उसे चिंता न करने को कहा, क्योंकि वह ऐसे निम्न स्तर के राक्षसों को बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं रखता है। पता नहीं यह इत्तेफाक था या क्या बात थी छे। ऐसा लगा जैसे इस मैंटिस ने कोसाक की बात समझ ली हो। वह पल भर में हिंसक हो गया और तेजी से अपने मौत के दरांती चलाने लगा। लेकिन कोसाक उन सभी से बचने में सफल रहा। इसके बाद उसकी आंखों में क्रूरता आ गई, यहां तक कि उसकी दबी हुई आंखें, जो कभी कैमरे पर नहीं दिखी थी, आखिरकार खुल गईं। इस नाटक में यह पहली बार था जब उसने अपनी आंखें खोली थी। इसका मतलब था कि अब वह अपनी पूरी ताकत लगाने वाला है। तलवारों की चमक और सायों के एक दौर के बाद मंटिस के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके शानदार तरीके से जमीन पर उतरने के साथ मिशन यहीं समाप्त हो गया। पहले की तरह ही इनाम अभी भी उच्चतम रेटिंग और पदक था, क्योंकि उसने सफलतापूर्वक 10 पदक जमा कर लिए थे। सिस्टम ने उसे एक बार फिर विशेष अधिकार दिए। यह उसे उत्सुक करने के लिए काफी था। उसने मन में सोचा कि इस बार का अधिकार क्या होगा। उस पर लिखा था कि इस बार का विशेष अधिकार है समन किए गए जीव के किसी एक कौशल स्किल की नकल करना। कोसाक को लगा कि उसे शैडो स्टेप सीखना चाहिए। इसका कारण भी बहुत सरल था, क्योंकि अगर उसने यह कौशल सीख लिया तो खतरे के समय अगर वह जीत नहीं पाया तो कम से कम भाग तो सकेगा। इस पर बोंग जूहयुक थोड़ा अवाक रह गया। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं वैसा इंसान दिखता हूं जो सिर्फ अपनी जान बचाकर भागता है? यह कहने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के शैडो स्टेप सीख लिया। चुनना तो आसान था, लेकिन इसे सीखना बेहद कठिन था। उसने कई दिनों तक अभ्यास किया, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन जब वह इसे छोड़ना ही चाहता था, तभी एक फोन कॉल आया। सामने वाले ने दावा किया कि वह हंटर एसोसिएशन सेंटर से है और पूछा कि क्या वह जागृत अवेकेंड हो चुका है। सकारात्मक उत्तर मिलने पर सामने वाले ने बेसब्री से उसका पता पूछा और कहा कि वे थोड़ी देर में उससे मिलने आएंगे और उसे एक बड़ी धनराशि की सहायता के लिए आवेदन भी करेंगे। फोन रखने के बाद हंटर एसोसिएशन के लोग तुरंत निकलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन किम क्वांगरिल का चेहरा इस समय थोड़ा गंभीर था। उसे डर था कि इस तरह घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसी जांच से उस व्यक्ति को ढूंढना नामुमकिन होगा। अगर इस बार इस जागृत व्यक्ति की पहचान पक्की हो गई कि वही है, तो उसे हर कीमत पर अपने साथ ले जाकर सुरक्षित रखना होगा और फिर उन्हें अपनी विशिष्ट एलीट टीम में शामिल होने का निमंत्रण देना होगा। इधर बोंग जूहयुक, जिसे पता था कि घर पर मेहमान आने वाले हैं, वह मजे से सफाई कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह काम खत्म कर पाता, दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बोंग जूहयुक को उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, ली मिनाह बेसब्री से उसके करीब आ गई। टावर में उच्चतम रेटिंग पाने वाले तुम ही हो, है ना? इसने उसे बुरी तरह चौंका दिया। उसे लगा कि यह महिला एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति है। वह न केवल सुंदर है, बल्कि उसकी परखने की शक्ति भी बहुत तेज है। लेकिन अभी यह पता नहीं था कि वह दोस्त है या दुश्मन, इसलिए अभी स्वीकार न करना ही बेहतर था। हालांकि उसके मन में अभी भी एक बात साफ नहीं थी कि सामने वाले ने उसका पता कैसे लगाया। क्या जागृत व्यक्तियों को पहचानने का कोई तरीका है? यह सोचकर उसने अनजान बनते हुए अपना हाथ उठाया और जताया कि उसे नहीं पता वह क्या कह रही है। पर यह छोटी सी चाल ली मिनाह को धोखा नहीं दे सकी। उसने एक ही नजर में देख लिया कि बोंग जूहयुक झूठ बोल रहा है। मजबूरन उसे चुप रहना पड़ा। एक साधारण परिचय के बाद वे कुछ विवरणों की पुष्टि करने के लिए बैठ गए। पुष्टि हो जाने के बाद बोंग जूहयुक ने अपने पास मौजूद सभी जादुई क्रिस्टल पत्थर निकाल लिए और उन्हें बेचने के लिए तैयार हो गया। और उसने उन्हें यह भी बताया कि उसने बड़ी मुश्किल से 10वीं मंजिल तक का रास्ता पार कर लिया है। यह सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हालिया उच्चतम रिकॉर्ड भी 10वीं मंजिल पर ही बना था। क्या सच में यही वह युवक है जो सामने खड़ा है? ली मिनाह खुद को पूछने से नहीं रोक पाई। क्या तुमने हाल ही में चर्चा में रहे वैश्विक घोषणा ग्लोबल अनाउंसमेंट के बारे में सुना है? बोंग जूहयुक ने खुद को सहज रखने की कोशिश की।
तुम उन एसएसएस रैंक वाले खिलाड़ियों की बात कर रही हो ना? मैंने उनके बारे में सुना है। वे जो कोई भी हों, मुझे यकीन है कि वे बहुत ही शक्तिशाली खिलाड़ी होंगे। बगल में बैठे किम क्वांगिल ने शायद उसकी घबराहट भांप ली थी। उसने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन यह सुनते ही बोंग जूहयुक और भी ज्यादा घबरा गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इस व्यवहार ने किम क्वांगिल के शक को और गहरा कर दिया। इसके बाद उन्होंने बोंग जूहयुक को अनुबंध के विकल्पों के बारे में समझाया। हमारी सरकार ने हंटर्स को 2 रास्तों में विभाजित किया है। पहला रास्ता है विशिष्ट पर्वतारोही, एलीट क्लाइंबर। साधारण खिलाड़ी अपनी चढ़ाई का कार्यक्रम खुद बनाते और लागू करते हैं। इसे एक फ्रीलांस जीवन शैली के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन विशिष्ट पर्वतारोही अलग होते हैं। वे राष्ट्रीय जागृत प्रबंधन एजेंसी के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी ऊंची मंजिलों पर चढ़ने की होती है, लेकिन उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायता और लाभ भी मिलते हैं, जैसे कि टावर के बाहर व्यक्तिगत सुरक्षा, क्योंकि टावर के बाहर खिलाड़ी आम लोगों की तरह ही होते हैं। इसके अलावा यदि तुम विशिष्ट टीम में शामिल होते हो तो वार्षिक वेतन बहुत अधिक होगा। वे इसी तरह परिचय देते रहे, लेकिन बोंग जूहयुक उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसका दिमाग अभी पूरी तरह से इस पर था कि क्या यह सच है। वह सोच रहा था कि पहचान उजागर होने के बाद क्या होगा। तब उसे हर तरह के पत्रकारों के सवालों का सामना करना पड़ेगा। उसके जैसे अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए यह एक बहुत ही डरावनी बात थी। वह इन सम्मानों के बजाय गुमनाम रहना पसंद करेगा। यह सोचकर उसने किम क्वांगिल की बात बीच में ही काट दी और कहा कि वह विशिष्ट टीम में शामिल नहीं होना चाहता। इस बात ने किम क्वांगिल को हैरान कर दिया। उसने पहले कभी किसी को नहीं देखा था जो विशिष्ट टीम के निमंत्रण को ठुकराना चाहता हो। इस बारे में बोंग जूहयुक ने कहा कि वह अपनी साधारण टीम से बहुत खुश है और उसमें कोई खास प्रतिभा नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। वह बस एक उचित स्तर पर रुककर संतुष्ट रहना चाहता है और उचित इनाम लेना चाहता है। उसे विशिष्ट टीम में शामिल करना एक सड़ी मछली द्वारा पूरे तालाब को गंदा करने जैसा होगा। किम क्वांगिल ने यह सुनकर उसे इतनी जल्दी नतीजे पर न पहुंचने के लिए कहा, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुना और कहा कि उसका फैसला अटल है। यह देखकर ली मिनाह को भी बहुत अफसोस हुआ। लड़के, तुमने एक बहुत बड़ा मौका गवा दिया है। बहुत से लोग एक निश्चित स्तर पर आकर रुक जाते हैं और बस शांति से आसान कमाई जमा करना चाहते हैं। लेकिन ली मिनाह ने भी चयन प्रक्रिया के दौरान पहली बार किसी को इतनी स्पष्टता से यह बोलते हुए सुना था। ऐसे कायर के पास विशिष्ट टीम में जाने की कोई योग्यता नहीं है, इसलिए भले ही वह खुद से विशिष्ट टीम में शामिल होना चाहे, वह ठीक उसी तरह का व्यक्ति है जिसे वे कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि विशिष्ट टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है ऊपर चढ़ने की इच्छा शक्ति। अंत में किम क्वांगे ने लाचारी में सिर हिलाया, उसकी पसंद का सम्मान करते हुए। हालांकि अभी एक आखिरी बात बाकी थी, वह यह कि उसे घर से टावर में प्रवेश करते हुए अपनी आंखों से देखना होगा। इससे वह थोड़ा घबरा गया। असल में वे आखिरी बार उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, यह पुष्टि करने के लिए कि क्या बोंग जूहयुक ही वह दृढ़ व्यक्ति है जो अंत तक S++ रैंक वाला क्लियर रहा है। कोई रास्ता न होने पर उसे झूठ बोलने का सहारा लेना पड़ा। उसने कहा कि उसे टावर क्लियर करने में आमतौर पर लगभग पूरा सीमित समय लग जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें परवाह नहीं है 2 घंटे के इंतजार के समय की। ली मिनाह यहां तक कि उसे समझा रही थी, तुम दबाव महसूस मत करो, बस धीरे धीरे टावर में आगे बढ़ो, हम कमरे में तुम्हारा इंतजार करेंगे। यह सुनकर बोंग जूहयुक को लाचारी में उठना पड़ा और मन मारकर टावर में टेलीपोर्ट होना पड़ा। उसके जाने के बाद उन दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि यह वही होगा? यह सुनकर ली मिनाह ने दृढ़ता से कहा कि वह बिल्कुल नहीं हो सकता और कहा कि वह निश्चित रूप से 11वीं मंजिल पर हार मान लेगा, क्योंकि वह जगह विशेष रूप से खिलाड़ियों के डर की परीक्षा लेने के लिए है और वहां का बॉस स्तर का लॉर्ड एक उत्परिवर्तित कनखजूरा है। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वह दिखने में बहुत घिनौना है। सुनने के बाद किम क्वांगे को भी उसकी बात सही लगी। साथ ही अब तक उसका कोई भी अंदाजा गलत नहीं निकला था, इसलिए उसने डायरेक्टर को फोन करने की तैयारी की, उन्हें बताने के लिए कि आखिरी अवकनर भी वह नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं।
उसे पता नहीं था कि इस समय बोंग जूहयुक पहले से ही टावर के अंदर महान कोसाक को बुला चुका है। हमेशा की तरह कोसाक ने आते ही उसे सलामी दी। इस बार का मिशन 3 घंटे के भीतर 100 उत्परिवर्तित कनखजूरों को मारना था। यह देखकर कि आवश्यकता केवल 100 की है और समय अभी भी 3 घंटे है, बोंग जूहयुक हताश हो गया। लेकिन कोसाक ने गलती से सोचा कि वह मिशन पूरा न होने की चिंता कर रहा है। उसने सीना ठोककर कहा कि वह अधिकतम 5 मिनट में सफाई कर देगा। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि बोंग जूहयुक इस बार चाहता था कि वह जितना हो सके धीरे चले। शिकार के समय को लगभग 1 घंटे तक खींचना था, क्योंकि केवल इसी तरह यह सुनिश्चित किया जा सकता था कि S++ क्लियरिंग परिणाम न आए। कोसाक तुरंत उसका इरादा समझ गया, क्योंकि उसने भी महसूस किया था कि बाहर कोई उन पर नजर रख रहा है। ऐसी बुद्धिमत्ता से बोंग जूहयुक बहुत संतुष्ट हुआ। वैसे भी अब यह साबित हो चुका है कि वह टावर में प्रवेश कर सकता है, तो उसकी पहचान को रहस्य ही रहने दिया जाए। पर योजना के अनुसार काम नहीं हुआ। कुछ ही देर में कोसाक ने एक कनखजूरे राक्षस को मार गिराया। यह उसके लिए बहुत आसान काम था। इससे घबराकर बोंग जूहयुक पीछे से धीरे से चेतावनी देने लगा, भाई थोड़ा धीरे चलो। मुझे लगता है कि तुम्हारी यह गति अभी भी थोड़ी तेज है। लेकिन जब वह बोल रहा था, उसका शरीर अचानक ऊपर उछल गया। पता चला कि उसके पैरों के नीचे से एक कनखजूरा निकला था। इससे वह अचानक चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, और भी कनखजूरों ने उसे घेरना शुरू कर दिया और उसका शरीर हवा में होने के कारण वह भागने के लिए शैडो स्टेप का उपयोग नहीं कर पा रहा था। इसी नाजुक मोड़ पर कोसाक समय पर पहुंच गया। उसने बोंग जूहयुक के पहले आदेश को दरकिनार कर दिया और तीसरे सिद्धांत को स्वचालित रूप से लागू किया। वह बोंग जूहयुक की रक्षा के लिए तुरंत झपटा। वे डरावने कनखजूरे राक्षस उसकी नजर में कुछ भी नहीं थे। केवल एक वार में वे कनखजूरे टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गए। यह दृश्य देखकर बोंग जूहयुक पूरी तरह सन्न रह गया। वह कोसाक की क्षमता पर हैरान नहीं था, बल्कि उसे अपने क्लियरिंग समय की चिंता थी। क्या मैंने तुम्हें धीरे चलने के लिए नहीं कहा था? अब तो गड़बड़ हो गई। इस आदमी ने सिर्फ 2 मिनट में 50 शिकार पूरे कर लिए। इसलिए उसने कोसाक को शिकार की गति धीमी करने का कड़ा आदेश दिया। लेकिन कोसाक ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि समनर का जीवन सबसे पहले होना चाहिए। इससे बोंग जूहयुक काफी निरुत्तर महसूस करने लगा। अगर वह इसी तरह मेहनत करता रहा तो मिशन बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, जैसा कि उसे अंदेशा था। मिशन पूरा, इनाम प्लैटिनम बैज। कोसाक ने सफलतापूर्वक मिशन पूरा कर लिया और S++ क्लियरिंग रेटिंग और एक बैज हासिल किया। कोसाक को भी अपने व्यवहार के लिए खेद महसूस हुआ। यह देखकर बोंग जूहयुक को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह मन ही मन सोच रहा था कि उन 2 शिकारियों को क्या सफाई देगा। इसी समय टावर के बाहर की दुनिया में 5 मिनट बीत चुके थे। ली मिनाह ने अंदाजा लगाया कि बोंग जूहयुक ने अब तक चुनौती छोड़ दी होगी। लेकिन तभी सिस्टम पॉपअप अचानक बज उठा। उस पर साफ दिख रहा था कि किसी ने 11वीं मंजिल पर S++ रेटिंग प्राप्त की है। हालांकि जब वे अभी भी हैरान ही थे, बोंग जूहयुक कमरे में वापस आ गया। इससे ली मिनाह को बहुत बड़ा झटका लगा। वह उस सूचना के साथ ही प्रकट हुआ। यह तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है, लेकिन वह ऐसे इत्तेफाक पर विश्वास नहीं करती थी। तो परिणाम केवल एक ही था। सामने खड़ा यह आदमी ही वह S++ वाला रहस्यमयी व्यक्ति है। पर तभी बोंग जूहयुक ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, चूंकि बात अब यहां तक पहुंच गई है, तो तुम दोनों को आज यहीं मरना होगा। हालांकि सामने वाला उसे खाली निगाहों से घूर रहा था। तुम यहां अकेले क्या सोच रहे हो? तब उसे एहसास हुआ कि वे सारी कड़वी बातें उसकी अपनी कल्पना थी। इसलिए उसने अपनी घबराहट छुपाने के लिए गला साफ किया। पर जब दूसरे पक्ष ने उसकी पहचान पक्की कर ली, तो वे उसे अपनी विशिष्ट टीम में शामिल करना चाहते थे। यह सुनकर बोंग जूहयुक ने फिर से बहाना बनाना चाहा। उसने झूठ बोला कि वह बस संयोग से उस रहस्यमय खिलाड़ी के साथ ही टावर क्लियर कर पाया है। लेकिन हंटर एसोसिएशन के लोग मूर्ख नहीं थे। वे पहले ही जान चुके थे कि वही वह रहस्यमयी व्यक्ति है। इसलिए उन्होंने पहचान के मुद्दे पर बहस नहीं की और उसे एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। अनुबंध पढ़ने के बाद
बोंग जूहयुक का चेहरा उतर गया। उसने तो एक मानक अनुबंध मांगा था, यह एक प्रबंधन अनुबंध कैसे हो गया? किम क्वांगे ने हाथ उठाकर इशारा किया। यह मामला सामान्य स्थिति से बिल्कुल अलग है। आप कह सकते हैं कि यह उद्योग का एक अनोखा अनुबंध है। इसे एक विशेष प्रबंधन वाले अतिविशिष्ट अनुबंध के रूप में समझा जा सकता है। बस इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से आपको 12 बिलियन वॉन का वार्षिक वेतन मिलेगा, साथ ही रियल एस्टेट जैसी सुरक्षा सुविधाएं और इसके अलावा उन्मुक्ति विशेषाधिकार, इम्यूनिटी प्रिविलेज भी मिलेंगे। यानी यह एक ऐसा अनुबंध है जो कानून से ऊपर है। परिचय सुनने के बाद बोंग जूहयुक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह लगभग कुलीन वर्ग के व्यवहार के समान था। वर्तमान में केवल देश के नंबर 1 शिकारी रयू चोलम्यूंग को ही यह लाभ मिलता है। लेकिन ऐसे आकर्षक अनुबंध के बावजूद बोंग जूहयुक का जवाब अभी भी इनकार ही था, क्योंकि वह केवल एक मानक अनुबंध चाहता था। इसने उन दोनों को बहुत उत्सुक कर दिया। पूछने पर पता चला, दरअसल उसे सुर्खियों में रहना पसंद नहीं है। अगर कोई उस पर ध्यान देता है तो उसे बहुत बोझ महसूस होता है। उदाहरण के लिए, जब वह पहले कपड़े खरीदता था, जैसे ही कोई उसके पास आता था वह बहुत घबरा जाता था। लंबे समय तक यह बोझ एक तरह का तनाव बन जाता है। संक्षेप में, वह बहुत ही किम क्वांगेल और अन्य लोगों के लिए भी यह पहली बार था जब उन्होंने इतने अंतर्मुखी लड़के को देखा था। स्पष्टीकरण को प्रभावी होते देख बोंग जूहयुक ने आगे कहा कि उसे अभी केवल टावर चढ़ने में दिलचस्पी है, लेकिन यह तो केवल 11वीं मंजिल है। भविष्य अभी भी अनिश्चितताओं से भरा है। उसे खुद पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए फिलहाल वह रूढ़िवादी रहना ही बेहतर समझता है। उसकी कहानी सुनने के बाद किम क्वांगेल ने भी अपनी समझ व्यक्त की और तुरंत मानक अनुबंध के अनुसार काम किया। इस तरह दोनों पक्षों ने सफलतापूर्वक सहयोग समझौता किया। हाथ मिलाते समय किम क्वांगेल को अभी भी उसके लिए अफसोस हो रहा था। तुम्हें साहसपूर्वक संभ्रांत एलीट अनुबंध पर हस्ताक्षर करने चाहिए थे, एक तरफ सुविधाओं का आनंद लेते हुए और दूसरी तरफ ऊपर चढ़ते हुए। लेकिन बोंग जूहयुक ऐसा नहीं सोचता था। संभ्रांत अनुबंध विभिन्न जिम्मेदारियों और दबावों के साथ आता है। भले ही आप ऊपर चढ़ना बंद करना चाहें, अनुबंध की शर्तें आपके लिए बंधन बन जाएंगी। उन टीमों का अस्तित्व केवल इसलिए है ताकि अनपेक्षित ऊपरी मंजिलों को साफ किया जा सके। इसलिए वह उस तरह की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं उठाना चाहता। वह बस अपने जीवन को पहले की तुलना में थोड़ा आसान बनाना चाहता है। समय जल्द ही अगले दिन पर आ गया। किम क्वांगेल और अन्य लोग वापस आते ही कल की स्थिति के बारे में निदेशक को बताने लगे। लेकिन निदेशक सुनकर पूरी तरह से भ्रमित हो गए। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह एक डरपोक और बिना चढ़ने की इच्छा वाला शिकारी है? ऐसा व्यक्ति रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकता है? किम क्वांगेल ने समझाते हुए कहा। उसका व्यक्तित्व अपने आप में कुछ असामान्य लगता है। कल की बातचीत से मैंने उसमें एक प्रकार की साधारणता महसूस की। यह साधारणता अन्य साधारणताओं से अलग है, बल्कि यह एक दर्दनाक स्तर तक पहुंच गई है। मुझे नहीं पता कि उसने वास्तव में क्या अनुभव किया है। निदेशक को सुनकर संदेह हुआ कि उन दोनों ने गलत निर्णय लिया है, लेकिन ली मिनाह को यकीन था कि यह गलती बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मिलान का समय बहुत ही सटीक था। यह सुनते ही निदेशक ने तुरंत मेज थपथपाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो डरपोक होने से क्या फर्क पड़ता है? उसकी प्रतिभा तो असाधारण है। चाहे जो भी हो, उसे संभ्रांत टीम में भर्ती करना ही होगा। इस पर किम क्वांगेल ने कहा कि वह निश्चित रूप से उसे संभ्रांत टीम में शामिल कर लेंगे। और दूसरी तरफ इस समय बोंग जूहयुक कोसाक पर गुस्सा हो रहा था। मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हें धीमे चलने के लिए कहा था। तुम अभी भी इतनी जल्दी क्यों मार रहे हो? हालांकि वह वास्तव में क्रोधित नहीं था, बस चाहता था कि वह बाद में थोड़ा धीमा हो जाए। वह खुद को बहुत ज्यादा दिखावटी नहीं बनाना चाहता था। फिर उन्होंने टावर की 12वीं मंजिल में प्रवेश किया। इस बार का मिशन 20 आइस कोन वीजल को मारना था। समय सीमा 3 घंटे थी। इस बार कोसाक ने उसे आश्वासन दिया, इस बार की जीत की गति निश्चित रूप से 1 घंटे से कम होगी। इसने उसके दिल को बहुत राहत दी। तो मैं इस बार तुम पर विश्वास कर लेता हूं। उसने सोचा कि अगर इस बार सामान्य गति से 12वीं मंजिल पार कर ली
तो शायद संस्था उसमें अपनी रुचि खो देगी। इस तरह वह उनसे छुटकारा पा सकेगा। लेकिन तभी तापमान अचानक गिर गया। उसका शरीर तुरंत ठंड से सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुकने वाला हो। लेकिन स्तर पूरा करने का समय बढ़ाने के लिए उसने इसे सहन करने का फैसला किया। पर कोसाक ने मुड़कर यह दृश्य देख लिया। वह पूरी तरह से डर गया। उसने जल्दी से कहा कि वह निश्चित रूप से सबसे तेज गति से लड़ाई खत्म कर देगा और फिर उसे वापस गर्म कमरे में ले जाएगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वह तेजी से बाहर निकल गया। बोंग जूहयुक ने यह देखकर जल्दी से कहा कि वह सहन कर सकता है और जितना हो सके समय खींचना चाहिए। लेकिन कोसाक ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अब वह स्वचालित रूप से तीसरे सिद्धांत का पालन कर रहा था, बोंग जूहयुक की जीवन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। इससे उसका मन पूरी तरह से टूट गया। तुम्हारी उस पूर्ण आज्ञाकारिता का क्या हुआ? परिणाम कहने की जरूरत नहीं है। उसे फिर से उच्चतम रेटिंग और एक स्वर्ण पदक मिला। थोड़ी देर बाद 2 शिकारियों को बोंग जूहयुक का फोन आया। बोंग जूहयुक ने उन्हें बताया उसने 12वीं मंजिल पार कर ली है, लेकिन शायद वह 13वीं मंजिल पर फंस जाएगा। फोन काटने के बाद वह पूरी तरह से निराश हो गया। उसके पीछे कोसाक अभी भी टीवी ड्रामा देखना चाहता था, लेकिन बोंग जूहयुक ने हाथ उठाते ही उसे वापस भेज दिया। तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया और फिर भी टीवी देखना चाहते हो। अगले दिन वे योजना के अनुसार टावर की 13वीं मंजिल पर आए। इस मंजिल का मिशन जाल से भरे गलियारे को पार करना था। कोसाक ने बोंग जूहयुक को पकड़ा और जाल के अंदर दौड़ पड़ा। उसने वादा किया कि वह मिशन जल्दी पूरा कर लेगा और इस तरह केवल 2 मिनट बाद उसने फिर से उच्चतम रेटिंग के साथ मिशन पूरा कर लिया। इसके बाद 14वीं मंजिल थी। कोसाक ने कुछ ही झटकों में दर्जनों चमगादड़ों को मार गिराया, जबकि बोंग जूहयुक पूरे समय बस देखता रहा। उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्तर पार करने के कुछ ही समय बाद देश के शिकारियों को 14वीं मंजिल के स्तर पार करने की रेटिंग की सूचना मिल गई। इस दौरान बोंग जूहयुक ने काफी पैसे भी कमाए। पैसा आने की गति ने उसे बहुत हैरान कर दिया। केवल 14 दिनों में उसने 7 मिलियन वॉन कमाए। इससे वह मन ही मन हिसाब लगाने लगा, अगर मैं इसी तरह बिना किसी परेशानी के 20वीं मंजिल तक पहुंच सकूं, तो क्या मैं और भी ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा? अब दैनिक वेतन 1 मिलियन तक पहुंच गया है। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो महीने में 30 मिलियन वॉन कमाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समय जल्दी ही तीसरे दिन पर आ गया। उसने 15वीं मंजिल पार करने के लिए फिर से कोसाक को बुलाया। उसे महसूस हुआ कि वह अब थोड़ा लालची हो रहा है। हालांकि जितने अधिक अतिरिक्त पुरस्कार जुड़ेंगे, वह उतना ही सुरक्षित रहेगा। 15वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद उसने पेड़ के पीछे छिपकर चुपके से देखा और पाया कि पास ही गोब्लिन का एक बड़ा झुंड था। कोसाक ने उसे अच्छी तरह छिपने के लिए कहा, क्योंकि ये गोब्लिन बहुत चालाक है, हमें उन्हें सतर्क नहीं करना चाहिए। यह कहकर वह स्टील्थ कौशल का उपयोग करते हुए आगे बढ़ा। यह शरीर और सांस दोनों को छिपाने में मदद करता है। बस एक वार की आवाज आई और 2 गोब्लिन के सिर पलक झपकते ही कट गए। इस तरह उन्होंने सफलतापूर्वक 15वीं मंजिल को पार कर लिया। कमरे में वापस आने के बाद बोंग जूहयुक ने धीरे से अपना स्टेटस बार खोला। उसे पता चला कि इनाम में 15 प्लैटिनम बैज मिले हैं, क्योंकि हर 5 बैज जमा करने पर एक अतिरिक्त इनाम मिलता है। तो इस बार वह क्या होगा? उसने बड़ी उम्मीद के साथ देखने के लिए क्लिक किया। पता चला कि इस बार का अतिरिक्त इनाम एनर्जी बैरियर किट है। यह एक बहुत ही सुविधाजनक पोर्टेबल हथियार जैसा दिखता है। वह इसे तुरंत हाथ पर पहनकर आजमाना चाहता था। उसने धीरे से बटन दबाया। तभी उसके शरीर पर अचानक ऊर्जा का एक कवच बन गया, जिसने लगभग उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ढाल की ताकत उपयोगकर्ता के स्तर के साथ बढ़ती जाएगी। इतना ही नहीं, यह एक ऐसा हथियार है जिसे असल दुनिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस उपकरण की एक सीमा भी है। वह यह कि इसका कूलडाउन समय 5 घंटे लंबा है। इससे उसके मन में इसे बेचने का विचार आया, क्योंकि अगर इसे बाहर ले जाकर बेचा जाए तो अनुमान है कि यह करीब 3 अरब की भारी कीमत पर बिक सकता है। तब वह सही मायने में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगा और कोसाक के साथ रहते हुए
उसे रक्षात्मक उपकरणों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टावर चढ़ना तो और भी आसान हो जाएगा। लेकिन तभी कोसाक ने उसे एक कड़ा झटका दिया। उसने कहा कि भविष्य में वह अब गारंटी नहीं दे सकता कि S++ रेटिंग मिलेगी, क्योंकि आगे आने वाले दुश्मन और भी शक्तिशाली होते जाएंगे। इसलिए उसने सुझाव दिया कि बोंग जूह्युक इसे अपने पास ही रखे तो बेहतर होगा। पर इस बात ने उसे बेचने के विचार से रोका नहीं, बल्कि कंगन बेचने के उसके इरादे को और पक्का कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि जब यह इतना खतरनाक है तो इसे बेचकर पैसे ले लेना ही ठीक है और फिर हंटर के पेशे से रिटायर हो जाना चाहिए। पर वह नहीं जानता था कि उसके इस फैसले से हंटर एसोसिएशन को कितनी बड़ी परेशानी होने वाली है। 15 दिन पहले उच्चतम रेटिंग प्राप्त करने के बाद उन्होंने तब से कोई नया रिकॉर्ड नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति का टावर चढ़ने का कोई इरादा नहीं है। इससे डायरेक्टर को बहुत झुंझलाहट हुई। क्या भगवान अंधा हो गया है? ऐसी प्रतिभा एक डरपोक इंसान को दे दी। तभी किम क्वांगरिल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, 16वीं मंजिल से कठिनाई सच में बहुत तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन वह व्यक्ति शायद यही नहीं रुकेगा। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। पर कहते हैं न कि जिसका नाम लिया वही हाजिर। अभी बात खत्म ही हुई थी कि उसे बोंग जूह्युक का फोन आया। वह हंटर स्टोर का उपयोग करना चाहता था। यह सुनकर डायरेक्टर को अचानक सब समझ आ गया। उसने अंदाजा लगाया कि बोंग जूह्युक ने 16वीं मंजिल इसलिए नहीं चढ़ी क्योंकि उसके पास सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए वह बार बार 15वीं मंजिल को चुनौती देकर सोने के सिक्के जमा कर रहा था। किम क्वांगरिल को भी याद आया, जब वह उसके घर गया था तो घर वाकई बहुत साधारण और पुराना था। इससे डायरेक्टर को तुरंत पछतावा हुआ कि उसने अभी उसे एक डरपोक समझकर शक किया था। हमने अनजाने में लगभग इस हंटर को गलत समझ लिया था। हमें उसे सबसे कम कीमत पर उसकी मनचाही चीजें दिलानी होंगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। 15 दिन पहले टावर की 15वीं मंजिल पर बोंग जूह्युक ने अपने कपड़े हटाकर कोसाक को खुद पर वार करने को कहा। यह सुनकर कोसाक एकदम अवाक रह गया। कोई ऐसी बेतुकी मांग कैसे कर सकता है? और यह हंटर के 3 सिद्धांतों के खिलाफ था। कोसाक को लगा कि बोंग जूह्युक जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। यह उसके लिए मरने से भी बुरा था। बोंग जूह्युक की सफाई सुनने के बाद कि वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि वह बैरियर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। फिर भी कोसाक के लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह अपने मालिक को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पर अचानक जब वह सोच में डूबा था, बोंग जूह्युक ने उसका हाथ पकड़ लिया और खंजर अपने पेट में घोंप लिया। अपने पेट से खून निकलता देख उसने जल्दी से हीलिंग पोशन का इस्तेमाल किया। यह बेवकूफ भूल गया था कि उसने बैरियर चालू ही नहीं किया है। हालांकि इस दृश्य ने कोसाक को डरा दिया। आप भविष्य में ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें फिर कभी मत करना। यह कहकर वह उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। वह 15वीं मंजिल को जीतने चला गया और बोंग जूह्युक ने उसके शिकार करने के समय के दौरान अपने कौशल का बार बार अभ्यास किया। उसने धीरे से अपने मुंह से कहा, शैडो स्टेप। अगले ही पल उसके पास अचानक कई परछाइयां दिखाई दी। लगभग एक क्षण में उसका शरीर 10 मीटर से ज्यादा दूर पहुंच गया। यह वास्तव में पलक झपकते ही हुआ। इससे उसे बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि यह एहसास बिल्कुल टेलीपोर्ट जैसा था। उसके बाद उसने जंगल में लगातार इस कौशल का बार बार अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह इसमें पूरी तरह माहिर होना चाहता था। अब उसे समझ आया कि कोसाक ने उसे यह कौशल सीखने के लिए क्यों कहा था। अभ्यास करते करते वह अचानक एक गोब्लिन के सामने पहुंच गया। गोब्लिन भी काफी हैरान था। वे दोनों अजीब तरह से एक दूसरे को देखने लगे। ध्यान देने पर पता चला कि यह वह गोब्लिन था जो कोसाक के हमले से बचकर भाग रहा था। यह सोचकर उसके पैर कांपने लगे। उसने अभी अभी शैडो स्टेप सीखा था। वह गोब्लिन का मुकाबला करने के लायक नहीं था। घबराहट में उसने अपनी दाईं कलाई उठाई और गार्ड सक्रिय किया। फिर अपना पैर जोर से ऊपर उठाया और एक ही झटके में गोब्लिन को लात मारकर दूर फेंक दिया। और कोसाक ने भी ठीक उसी समय यह देख लिया। उसने तुरंत तलवार से गोब्लिन पर वार किया। यह एक बेहतरीन तालमेल था। क्या शानदार पास दिया है।
क्या आप राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं? पर कहते ही उसे होश आया कि मालिक का सामना गोब्लिन से कैसे हुआ। क्या मालिक किसी खतरे में थे? यह सोचकर वह बिना रुके बोंग जूहयुक की ओर भागा। जमीन पर उतरते ही वह घबराकर उसके पास गया और बोंग जूहयुक के पूरे शरीर की जांच की। उसे डर था कि कहीं उसके मालिक को चोट न लगी हो। आखिर वह एक गोब्लिन राक्षस था। इस बार कोसाक वाकई गुस्से में था। मैंने आपको कई बार बताया है, आपको इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। बोंग जूहयुक ने शर्मिंदा होकर अपना सिर पकड़ लिया। इस तरह 15वीं मंजिल पर आधे महीने तक बार बार अभ्यास करने के बाद बोंग जूहयुक अपने कौशल के उपयोग में काफी कुशल हो गया। टावर के बाहर की दुनिया में वापस आने के बाद वह वादे के अनुसार खरीदारी करने के लिए हंटर स्टोर पर आया। किम क्वांगल से मिलते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच में बहुत समय बाद मिले हैं। आपकी रंगत इन दिनों सच में बहुत अच्छी है। बोंग जूहयुक ने देखा कि उसका व्यवहार उसके प्रति पहले से अलग हो गया है। चाहे कैसे भी देखा जाए, यह एक वीआईपी उपचार जैसा लगता है। स्टोर पर आने के बाद बोंग जूहयुक ने फिंगरप्रिंट के साथ एक सुरक्षित खाता पंजीकृत किया। अब से वह कभी भी स्टोर का उपयोग कर सकता है और पहले से कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टोर के अंदर जाने के बाद उसने पाया कि यह जगह बेहद हाई एंड थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि यहां एक भी ग्राहक नहीं था। इसने उसे यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया, क्या यहां का सामान बहुत महंगा है? लेकिन अब इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं है। अभी सबसे मुख्य बात सभी मैजिक स्टोन को बेचना है। वजन करने के बाद इन मैजिक स्टोन की कीमत 11 मिलियन वॉन से अधिक थी। तभी स्टोर क्लर्क ने उससे पूछा कि क्या उसे हथियार खरीदने की जरूरत है। लेकिन उसका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर फिर से उभर आया। अजनबियों से मिलते ही वह जल्द से जल्द यहां से चले जाने के बारे में सोचने लगा। लेकिन उसे उस समय नहीं पता था कि उसके व्यवहार पर डायरेक्टर द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही थी। क्या उस हंटर की खरीदारी ठीक चल रही है? सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। वह सामान देख रहा है और हमने उसके अलावा सभी हंटर्स को सूचित कर दिया है कि आज स्टोर बंद है। कीमत के मामले में भी कर्मचारियों को 90% यानी 10% की छूट पर सारा सामान बेचने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि उसका स्वभाव शर्मीला है, सीधे मुफ्त में देने से शायद उसे असहजता महसूस हो या विरोध की भावना पैदा हो। सामान खरीदने के बाद बोंग जूहयुक घर लौट आया। इस बार उसने एक स्टाफ जैसा हथियार खरीदा E.300000001। कुल मिलाकर 5 मिलियन वॉन खर्च हुए वन। लेकिन उसे यह अजीब लगा कि पहले यहां का अधिकांश सामान 4 मिलियन वॉन से शुरू होता था। इस बार यह इतना सस्ता क्यों है? और टीम लीडर किम क्वांगल ने खुद उसका स्वागत किया। वह चाहे जो भी सोचे, उसे यह विशेष उपचार जैसा लगा। लेकिन इस दुनिया में मुफ्त की चीज कहाँ मिलती है? इस एहसास ने उसे बेचैन कर दिया। हालांकि ये जूते उसे बहुत पसंद आए, क्योंकि केवल इन जूतों की जोड़ी से ही रक्षा की सभी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यह सब ऑल इन वन की बदौलत है। आर्मर सिस्टम का एनर्जी बैरियर। उसने एक बार खुद को चेतावनी दी थी कि टावर पर चढ़ते समय लालची न बने। लेकिन अब टैलेंट ने उसकी सोच बदल दी है, क्योंकि इंसान के लिए प्रगति की इच्छा न करना असंभव है। फिर दूसरे स्तर पर पहुंचने पर उसने फिर से कोसाक को बुलाया। विल्वी उसने आज के मिशन के बारे में संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से बताया। वह है 16वीं मंजिल को सबसे तेज गति से पार करना। और आज एक अच्छी खबर भी है, वह यह कि उसके समन का कूल डाउन समय पूरा हो गया है। यह सुनकर कोसाक ने तुरंत बहुत ही उम्मीद भरा चेहरा बनाया, क्योंकि वह भी जानना चाहता था कि इस बार किस तरह का इंसान बुलाया जा सकेगा। समन समारोह शुरू होने के साथ ही पोर्टल से तुरंत एक आकृति प्रकट हुई। लेकिन धीरे धीरे बोंग जूहयुक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। यह लड़का लगातार क्यों फूल रहा है? और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यह अंतहीन रूप से बढ़ रहा है। अब तो इसने छत को भी तोड़ दिया है। इसने उसे मौके पर ही पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। यह आखिर किस तरह का राक्षस बुला लिया गया है? कुछ देर बाद उसने अपना सिर छत से बाहर निकाला। हालांकि तभी कोसाक ने अचानक छलांग लगाई और उसे एक लात मारी। ओ मूर्ख, बैठ जाओ।
कोसाक की लात उस व्यक्ति के सिर पर जोर से लगी। हालांकि वह व्यक्ति पहले ही बैठ चुका था, लेकिन कोसाक फिर भी उसे लगातार मारता रहा और गुस्से में कहता रहा, आखिर तुम ही क्यों आए? क्या तुम यहां मेरी जिंदगी बर्बाद करने आए हो? बोंग जूहयुक को शक हुआ कि वे पहले से एक दूसरे को जानते थे। कोसाक के तीव्र हमले के सामने उस बड़े शरीर वाले ने कहा कि उसे दर्द भी नहीं हो रहा और न ही खुजली। इस बात ने कोसाक को पूरी तरह से भड़का दिया। जब मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, तब तुम्हारे लिए एक सुंदर लाल रिबन बांधूंगा। अगले ही पल कोसाक तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि तभी बोंग जूहयुक ने उसे रोक लिया। अगर और मारा तो घर ही गिर जाएगा। उसे भी हैरानी हुई कि कोसाक उससे इतनी नफरत क्यों करता है। बोंग जूहयुक का आदेश सुनकर कोसाक का चेहरा तुरंत बदल गया और वह एक आज्ञाकारी बच्चा बन गया। स्पष्टीकरण के बाद पता चला कि यह व्यक्ति उनके सर्कल में बहुत प्रसिद्ध है। न केवल कुख्यात, बल्कि पूरी तरह से एक मूर्ख और लालची इंसान है। शायद उसे यह भी नहीं पता कि 3 मुख्य सिद्धांत क्या है। लेकिन जैसे ही बात खत्म हुई, उस बड़े व्यक्ति ने सलीके से 3 मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताना शुरू किया। पहला है बुलाने वाले की आज्ञा मानना। दूसरा है बुलाने वाले के मूल्यों को प्राथमिकता से समझना। लेकिन जब तीसरे बिंदु की बात आई, तो वह आगे नहीं बोल पाया। इस पर कोसाक तुरंत आग बबूला हो गया। तुम बेकार इंसान, तुमने दूसरा नियम ही गलत बताया है। मुझे तुम्हें अभी मार देना चाहिए, ताकि तुम 100 दिनों तक फिर से न बुलाए जा सको। एपीपीएल उसकी स्थिति की खिड़की देखकर पता चला कि वह महान मैदान जनजाति का एक सुस्त बर्बर टैंक मीट शील्ड था। उसका ग्रेड रेयर था एफटीडी कमन। प्रकट होने का समय 10 घंटे था। ग्रेड को सबसे निचले स्तर का रेयर देखकर बोंग जूहयुक को भी थोड़ा निराशा महसूस हुई। ऐसा लगता है कि किसी और को बुलाने के लिए 1 महीने का इंतजार करना होगा। उसके तुरंत बाद व्हाट अबाउट? बोंग जूहयुक एक इंटरव्यूअर की तरह उसकी जानकारी की समीक्षा करने लगा। व्हाट अबाउट? लेकिन चाहे नाम हो या पिछली घटनाएं, उसे कुछ भी याद नहीं था। इससे बोंग जूहयुक को कुछ हद तक अवाक महसूस हुआ। लेकिन तभी उसके दिमाग में बिजली के झटके जैसा महसूस हुआ। अगले ही पल उसका शरीर नीचे गिरने लगा। यह एहसास कोसाक वाले समय जैसा ही था। शायद जीवन को फिर से देखने की प्रक्रिया फ्लैशबैक शुरू हो गई थी। जल्द ही वह एक अनजान बड़े घास के मैदान में पहुंच गया और उसके सामने वही बड़ा बेवकूफ व्यक्ति था। असल में वह ग्रेट प्लेन्स जनजाति का एक जंगली योद्धा था, जिसकी आत्मा शुद्ध थी। केवल प्रकृति के साथ एक होकर वह सच्ची खुशी पा सकता था। इसके अलावा उसके पास बहुत ही शक्तिशाली शारीरिक क्षमता थी। जंगली भेड़ियों के झुंड का सामना करते हुए भी उसे जरा भी डर नहीं लगता था। लेकिन चूंकि वह बहुत ही सुस्त और मंदबुद्धि था, लाइकाई ही अनजाने में स्वार्थी लोगों द्वारा उसका फायदा उठाया गया। यूज दूसरे पक्ष को पता चला कि वह एक सीधा साधा बड़ा आदमी है, इसलिए उन्होंने उसे झांसा देकर एक नकली नायक के जाल में फंसा लिया। तब से वह एक महाराक्षस बन गया। हाइड्रा के खिलाफ लड़ाई में एक ढाल की तरह अपने मजबूत शरीर के बल पर उसने न केवल हाइड्रा के भयंकर हमलों को झेला, बल्कि जवाबी हमला भी किया। उसने एक एक करके हाइड्रा के सिर फाड़ दिए, पर उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी अपनी खाल पिघल रही थी। वह केवल अपने साथियों की रक्षा करने के एकमात्र विश्वास के साथ लड़ रहा था। अंत में गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरने के बाद भी उसे अपने तथाकथित साथियों के उपहास का सामना करना पड़ा। तुम सच में एक मूर्ख हो। तुम्हारी वजह से ही हम इतनी आसानी से जीत पाए। यह सब देखते समय बोंग जूहयुक का दिल गुस्से से भर गया। इतना शक्तिशाली और शुद्ध इंसान इतनी बुरी मौत कैसे मर सकता है? वे लोग वाकई बहुत घृणित हैं। यादें देखने के बाद वह वास्तविकता में वापस आ गया, लेकिन उस समय उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने सोचा कि वह थोड़ा मूर्ख तो था, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए बोंग जूहयुक ने उसे शामिल करने का फैसला किया और उसे मुमुक नाम दिया और वादा किया कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा। यह कहकर वह पीछे मुड़े और कोसाक की ओर देखा। अब से हम तीनों युद्ध के साथी हैं। भविष्य में हमें साथ मिलकर मेहनत करनी होगी। लेकिन अचानक कोसाक, जिसका चेहरा अभी तक उतरा हुआ था,
अचानक उसका व्यवहार 180 डिग्री बदल गया। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो। फिर उसने उत्साह के साथ बोंग जूहेयुक से कहा, हालांकि यह लड़का थोड़ा सुस्त है, लेकिन ध्यान से सोचे तो वह एक बहुत ही भरोसेमंद ढाल भी है। मैं इसे एक असली मर्द के रूप में प्रशिक्षित करूंगा। इस तरह एक अजीब समूह का जन्म हुआ। एक सुस्त टैंक, एक पागल हत्यारा और एक कमजोर व्यक्तित्व वाला समनर। सैद्धांतिक रूप से यह एक विनाशकारी स्तर की टीम की तरह लगता है, लेकिन साथ मिलकर शायद कोई अलग रासायनिक प्रतिक्रिया हो। जल्द ही वे 16वीं मंजिल पर पहुंच गए। मिशन 30 स्काउट गोबलिन को खत्म करना था। समय सीमा 5 घंटे थी। अंदर घुसते ही कोसाक लगातार बोंग जूहेयुक को याद दिलाता रहा कि खतरा होने पर शैडो स्टेप का उपयोग करके भाग जाना। उसे क्या पता था कि इस समय गोबलिन का एक बड़ा झुंड घात लगाकर बैठा था। एक गोबलिन ने तो बोंग जूह्युक पर निशाना भी साध लिया था। उसने जोर से फूंक मारी। नली के अंदर का गुप्त हथियार गोली की तरह बाहर निकला, लेकिन कोसाक ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। यह देखकर बोंग जूह्युक को डर महसूस हुआ। बोंग जूह्युक तुरंत पीछे जाकर छिप गया। कोसाक के हाथ बहुत तेज थे। वह लगातार आते हुए तीरों को रोकता रहा। इस बीच वह बोंग जूह्युक को सिर बाहर न निकालने की चेतावनी देता रहा, वरना जान का खतरा हो सकता था। अत्यधिक हमलों ने उसे थोड़ा डरा दिया था। क्या वे सच में घात लगाकर बैठे थे? यहाँ तो 50 से कहीं ज्यादा गोबलिन लग रहे हैं। अभी एक मुसीबत टली नहीं थी कि दूसरी आ गई। उसके पीछे से अचानक एक भयानक मारक मंशा महसूस हुई। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह मुमुक था। उसकी आंखें बहुत हिंसक थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक को मारने की कोशिश करने की? तुम सबको मरना होगा। अगले ही पल उसने अपना विशाल पैर जोर से जमीन पर पटका। उसका शरीर स्प्रिंग की तरह हवा में उछल गया। तेजी से गिरते हुए उस मांस के गोले को देखकर गोबलिन सन्न रह गए। उन्होंने इतना बड़ा जीव पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी ओर कोसाक को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसने बस देखा कि गोबलिन भाग रहे हैं, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे अपने पीछे एक विशाल आकृति दिखाई दी। एक जोरदार धमाके के साथ मुमुक का शरीर भारी वजन के साथ जमीन पर गिरा। शक्तिशाली झटके ने सभी गोबलिन को हवा में उड़ा दिया, यहां तक कि कोसाक भी नहीं बच पाया। इस समय उसके मन में उथल-पुथल मची हुई थी। न केवल वह, बल्कि पीछे खड़ा बोंग जूह्युक भी दंग रह गया था। यह अब लड़ाई नहीं रह गई थी। वे गोबलिन डर के मारे पसीने-पसीने हो रहे थे। वे पागलों की तरह मुमुक पर हमला करने लगे, लेकिन इसका मुमुक पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने अचानक एक छलांग लगाई और सिर्फ एक घूंसे में सभी गोबलिन को उड़ा दिया। यह दृश्य देखकर बोंग जूह्युक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्या इस स्तर का योद्धा वाकई सिर्फ रेयर श्रेणी का है? सिर्फ युद्ध क्षमता की बात करें तो उसे कम से कम सुपर रेयर होना चाहिए था। क्या ऐसा तो नहीं कि उसे रेयर श्रेणी में रखा गया है क्योंकि उसकी बुद्धि कम है? 16वीं मंजिल को आसानी से पार करने के बाद बोंग जूह्युक ने एक साथ दर्जन भर चिकन लेग सेट ऑर्डर किए। आज उन दोनों के प्रदर्शन से वह बहुत संतुष्ट था। हालांकि कोसाक खाना खाते समय भी शांत नहीं बैठा। वह लगातार मुमुक को परेशान करता रहा। जब वह सोच रहा था कि क्या इन दोनों के बीच शांति से रहने का कोई विकल्प नहीं है, तभी मुमुक ने अचानक मुड़कर उससे कहा, आप सच में एक अच्छे इंसान हैं। यह सुनकर बोंग जूह्युक थोड़ा भावुक हो गया। तुम्हारी काबिलियत के सामने ये चिकन लेग कुछ भी नहीं है। असल में मैं ही तुम पर निर्भर हूं। मुमुक कुछ जवाब देना ही चाहता था कि कोसाक ने उसके चेहरे पर लात मार दी। यह देखकर बोंग जूह्युक ने उसे डांटा, तुम उसे हमेशा क्यों परेशान करते रहते हो? पर जब वह बोल रहा था, मुमुक ने मौके का फायदा उठाकर उसका सारा चिकन खा लिया। अगले दिन वे तीनों जल्द ही 17वीं मंजिल पर पहुंच गए। बोंग जूह्युक अपनी क्षमताओं को ध्यान से महसूस कर रहा था। उसकी भुजाओं में बढ़ती हुई शक्ति का संचार हो रहा था, जिसे नियंत्रित करना लगभग असंभव था। इससे उसे फिर से एक जंगली घोड़े जैसा महसूस होने लगा। उसे लगा कि अब उसके लिए लड़ाई में शामिल होने का समय आ गया है, लेकिन उसके दोनों साथियों ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब लोग शक्ति प्राप्त करना शुरू करते हैं,
तो वे अक्सर अभिमानी हो जाते हैं। फिर तय हुआ कि मुमुक रक्षा करेगा, कोसाक हमले की जिम्मेदारी संभालेगा और उसे बस छिपकर रहने की जरूरत है। सुरक्षित रहना ही बेहतर है। आखिर खुद लड़ने का इतना बड़ा जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस स्तर का मिशन 30 गोब्लिन योद्धाओं को हराना था। हालांकि इन गोब्लिन का दबाव गाइड में लिखी बातों से बिल्कुल अलग था। उस समय पढ़ते हुए कुछ खास महसूस नहीं हुआ था, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो वह नजारा दम घुटने वाला था। गोब्लिन की इस सेना में कम से कम 90 से ज्यादा सदस्य थे और सामान्य राक्षसों के रूप में वे रणनीतिक रूप से आश्चर्यजनक रूप से कुशल लग रहे थे। ऑनलाइन गाइड कहते हैं कि गोब्लिन सेना का सामना करते समय पहले सुरक्षित क्षेत्र में पीछे हट जाना चाहिए, कुछ देर प्रतीक्षा करें और फिर वापस लौटें। उस समय दुश्मन की सेना बिखर जाएगी और 3 लोगों के समूह में गश्त करेगी। अत्यधिक शत्रुता से बचने के लिए दुश्मनों के हर 3 समूहों को बाहर निकालना और उन्हें एक एक करके खत्म करना आवश्यक है। इस चरण को दोहराने से सीधे सफलता मिलेगी। हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन बोंग जूह्युक के लिए ऐसी बोझिल रणनीति को लागू करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास 2 बहुत शक्तिशाली साथी हैं। यह सोचकर उसने मुमुक को सामने के गोब्लिनों को खत्म करने के लिए कहा, मिशन को जल्दी पूरा करो और जल्दी घर जाओ। आदेश मिलते ही मुमुक अचानक आसमान की ओर दहाड़ा। शक्तिशाली आभा ने जमीन तक को चकनाचूर कर दिया। इसे देखकर उसे लगा कि जब तक मुमुक जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उसके साथ है, तब तक 40वीं मंजिल तक जाने में भी कोई समस्या नहीं होगी। शक्ति संचय समाप्त होने के बाद जीआरआर मुमुक एक झटके में आगे बढ़ा। गोब्लिन लीडर ने यह देखा तो उसे कुछ अनिष्ट का आभास हुआ। उसने जल्दी से रोकने का आदेश दिया, लेकिन मुमुक के सामने उनके भाले टूथपिक की तरह थे। वे मुमुक की रक्षा को बिल्कुल नहीं तोड़ सके। बस एक हल्की सी टक्कर से मुमुक के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा ने इन गोब्लिनों को हवा में उड़ा दिया। हत्या के उन्माद में मुमुक का रुकने का कोई इरादा नहीं था। जहां भी गोब्लिन थे वह वहीं उनसे टकराता गया। केवल कुछ ही सेकंड में गोब्लिन सेना को मुमुक ने तहस-नहस कर दिया। इस दृश्य को देखकर बोंग जूह्युक मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि मुमुक को बुलाकर उसने वास्तव में बहुत बड़ा लाभ कमाया है। रणनीति और युद्ध कौशल केवल तभी प्रभावी होते हैं जब दोनों पक्षों की शक्ति लगभग समान हो। पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी रणनीति केवल दिखावा मात्र है। स्टेटस बार के प्रकट होने के साथ ही उन्होंने टॉवर की 17वीं मंजिल को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया। रिवॉर्ड अवॉर्डिंग प्रदर्शन अभी भी उच्चतम रेटिंग और एक प्लेटिनम बैज था। बोंग जूह्युक मुग्ध होकर मुमुक की ओर देखने लगा। उसने संतुष्टि के साथ कहा कि जब तक मुमुक यहाँ है, यह टीम भविष्य में लहरों पर सवार होकर आगे बढ़ेगी। लेकिन यह बात पीछे खड़े कोसाक ने सुन ली। कोसाक का दिल पल भर में ठंडा पड़ गया। उसे लगा कि उसका अस्तित्व कम होता जा रहा है। मालिक को अब उसकी परवाह नहीं थी। उसने कसम खाई कि अगली बार वह अपनी चमक वापस लेकर रहेगा। अगले दिन उन्होंने 18वीं मंजिल को चुनौती दी। इस बार का मिशन 30 गोब्लिन हत्यारों को हराना था। जहां तक नजर जाती थी, घने गोब्लिनों ने पूरे पहाड़ी जंगल को भर दिया था। मुमुक बिना कुछ कहे आगे बढ़ा। गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। हालांकि गोब्लिनों का यह समूह अदृश्य होकर अपनी गतिविधियों को छिपा सकता था, लेकिन मुमुक की बुद्धिमत्ता के साथ वह उन्हें खोजने की कोशिश भी नहीं करने वाला था। उसे लगा कि बस पेड़ों पर अपनी भुजाओं से प्रहार करना ही काफी है। एक झटके में वह उन गोब्लिनों को कुचल सकता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि जब उसने इतने सारे गोब्लिनों को कुचले जाते देखा तो लाशें क्यों नहीं दिख रही थी। इस दृश्य को देखकर बोंग जूह्युक सीधे दंग रह गया। ऐसा लगता है कि भविष्य में उसकी बुद्धि बढ़ानी होगी। हार न मानते हुए मुमुक अभी भी हवा में अंधाधुंध झपट रहा था और कह रहा था कि हत्यारे कायर होते हैं, वे बाहर आकर लड़ने की हिम्मत तक नहीं करते। तभी कोसाक जोर जोर से हंसते हुए मुमुक का मजाक उड़ा रहा था। मालिक तुम्हारी उस घटिया कलाकारी को सहन करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से थक गए होंगे। तो अब मैं एक शानदार विजय के साथ मालिक की आंखों को शुद्ध करूंगा। यह कहने के बाद उसकी आकृति उन गोब्लिनों की तरह ही धीरे धीरे अपनी जगह से गायब हो गई। उन गोब्लिनों की छिपने की तकनीक उसकी तुलना में
बहुत ही मामूली थी। कुछ ही क्षणों में कोसाक ने पल भर में 1 दर्जन से अधिक गोबलिनों को खत्म कर दिया। गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। अब उसका अस्तित्व पूरी तरह से महसूस हो रहा था। जैसे जैसे अधिक से अधिक गोबलिन मारे गए, मिशन प्रोग्रेस बार भी लगातार बढ़ता गया। इस दृश्य को देखकर उसे तुरंत समझ आ गया, उन दोनों की भूमिकाएं मूल रूप से अलग थी, इसलिए उनके उपयोग के अवसर भी अलग थे। लेकिन यह भी ठीक है, केवल प्रतिस्पर्धा से ही प्रगति होगी। हेल्प। वे दोनों गोबलिनों को मारते रहे। जैसे जैसे पार की गई मंजिलों की संख्या बढ़ती गई, बोंग जोहयुक को मिलने वाले विशेषाधिकार भी बढ़ते गए। उसकी शक्ति भी इस कारण स्तर 18 तक पहुंच गई। उसने सोचा कि अब वह उनकी लड़ाई में शामिल हो सकता है। यह सोचकर उसके शरीर की आभा अचानक बढ़ गई। उसके शरीर के भीतर जंगली घोड़े की शक्ति भी मुक्त हो गई। उसकी शारीरिक क्षमता पल भर में कई स्तर ऊपर बढ़ गई। 18वीं मंजिल में प्रवेश करने से पहले उसने सभी रणनीतिक जानकारी की जांच की थी। इस दिन के लिए उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। गोबलिन हत्यारों का छिपने का कौशल स्तर काफी कम है, इसलिए जब तक वह एकाग्र रहेगा, वह उनकी गतिविधियों का पता लगा सकता है। यह उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था। उसने ध्यान केंद्रित किया और गोबलिनों को खोजना शुरू किया। खोजते समय वह खुद का उत्साह भी बढ़ा रहा था। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 15वीं मंजिल को बार बार चुनौती देते समय उसने पहले ही शैडो स्टेप में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन वास्तविक युद्ध में उसे पता चला कि उसकी गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। उसके वर्तमान शरीर के साथ वह अपनी चेतना के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, और संयोगवश वह ठीक एक गोबलिन के सामने आ गया। वह इतना डर गया कि उसका पैर मुड़ गया, लेकिन केंद्र बदलने के कारण उसके हाथ का हथियार लगातार लहराने लगा। एक तेज आवाज के साथ उसने गलती से अपने हाथ का हथियार गोबलिन के सिर पर दे मारा। लेकिन उसने जो नहीं सोचा था वह यह था कि यह गोबलिन इतना कमजोर निकलेगा कि वह उसके एक ही वार से मारा गया। इससे वह थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पहला शिकार इस तरह का होगा। लेकिन अचानक खतरे की एक तीव्र भावना अचानक पैदा हुई। उसके पीछे एक पागल गोबलिन पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ रहा था, जबकि दूसरी ओर कोसाक अभी भी पूरी मस्ती में संहार कर रहा था। जैसे जैसे गोबलिनों के सिर एक एक करके काटे जा रहे थे, जब कोसाक ने एक और गोबलिन को मार गिराया तो मिशन में केवल अंतिम 3 बचे थे। उसी समय मुमुक भी गुस्से में अंधाधुंध जमीन पर प्रहार कर रहा था, क्योंकि उसकी बुद्धि पर्याप्त नहीं थी और वह गोबलिनों की स्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह केवल जमीन पर ही घूंसे मार सकता था, यह सोचकर कि जितने मर सके उतना अच्छा है। किस्मत से उसने अंधेरे में तीर मारते हुए ठीक 3 को मार गिराया। इस समय कोसाक नाखुश था और वो मुंह पर बरस पड़ा। तुम आदमी मेरे रास्ते में आ रहे हो, मुझे मालिक को ढूंढना है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका मालिक गायब है। उसी समय बोंग जोहयुक गोबलिन के हमलों का सामना कर रहा था, लेकिन एक घातक प्रहार उसके शरीर पर रक्षा कवच द्वारा रोक दिया गया था। खतरे से बाहर आने के बाद उसने तुरंत सुरक्षित दूरी बना ली। अगर अभी वह रक्षा कवच नहीं होता तो उसकी जान जा सकती थी। लेकिन अब स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि 2 गोबलिन ने उसे आगे और पीछे से घेर लिया था। पर यह देखकर वह बिल्कुल नहीं घबराया। बस एक छलांग लगाकर वह गोबलिन के घेरे से बाहर निकल गया। लेकिन अचानक उसने पाया कि इन दोनों गोबलिन की गति बहुत धीमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया धीमी हो गई हो। क्या इसलिए कि उसकी गति पहले से काफी बढ़ गई है? फिर एक चीरने वाली आवाज सुनाई दी। उसने तेजी से तलवार चलाई और पल भर में दोनों गोबलिन को मार गिराया। और इस बार उसके मारने की गति बहुत तेज थी। ज्यादा समय नहीं बीता, उसने सफलतापूर्वक 18वीं मंजिल पार कर ली। परिणाम अभी भी वही पुराना था। उच्चतम रेटिंग और एक सफेद स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। गोबलिन को मारने के बाद कोसाक भी इसी समय वहां पहुंच गया। लेकिन जो बात उसे समझ नहीं आई वह यह थी कि कोसाक आते ही सीधे घुटनों के बल गिर गया और टूटकर उसके सामने फूट फूट कर रोने लगा। और इस बीच दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन को भी लेवल पार करने की रेटिंग रिपोर्ट मिली।
यह सुनकर डायरेक्टर ने मेज पर हाथ मारा। ऐसा लगता है कि वह हंटर पहले हमला करने नहीं गया था, टावर पर चढ़ने की पूरी तैयारी करने के लिए। वास्तव में उसने हमें निराश नहीं किया। और किम क्वांगल को यह बहुत स्वाभाविक लगा। अब वह एक टॉप लेवल हंटर है। हमें एलीट टीम से भी ज्यादा उसका ख्याल रखना होगा। इतना ही नहीं, विभिन्न समाचार चैनल भी इस बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। उसके 18वीं मंजिल पार करने की खबर। 20 से अधिक दिनों के बाद उस हंटर ने फिर से अद्भुत स्कोर के साथ लगातार 18वीं मंजिल तक विजय प्राप्त की। यह एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। टावर पर चढ़ने का इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। इस रहस्यमयी हंटर का लेवल फिलहाल लगभग 19 है। न केवल हंटर, बल्कि देश भी इस S++ हंटर में रुचि ले रहा है। लेकिन यह जानकारी देखकर कोसाक ने एक गहरी आह भरी। लगता है जिसकी चिंता थी वही हुआ। इससे बोंग जूहयुक को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। उलझन में उसने खुलकर पूछने का फैसला किया। कोसाक ने चिंतित होकर समझाया, क्या तुम्हें याद है टावर के अंदर पहले तुमने जिन 2 गोब्लिन को मारा था? तुम्हारी गति वास्तव में अद्भुत थी। यह शायद तुम्हारी स्वाभाविक प्रतिभा वाली गति है। यह सुनकर बोंग जूहयुक ने अविश्वास में अपनी ओर इशारा किया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तो बस एक बेकार इंसान हूं। मुझ में कैसी प्रतिभा हो सकती है? हालांकि कोसाक फिर भी गंभीर बना रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अंत में तुमने जो शैडो स्टेप्स दिखाए वो बेहतरीन थे। वो हरकतें इतनी सटीक थी कि मैं भी उनकी नकल नहीं कर सकता। यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि आगे बढ़ना सुखद होता है, लेकिन साथ ही इसमें और भी अधिक खतरे होते हैं। कोसाक बोलते बोलते और उत्तेजित हो गया, क्योंकि तुम धीरे धीरे लड़ाई में आनंद लेने लगोगे, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ेगा और उसी के अनुसार खतरा भी पैदा होगा। इसलिए बहादुरी एक बहुत खतरनाक चीज है। हमने शुरू से ही इस बात पर जोर दिया है कि सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। कभी भी खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। बोंग जूहयुक ने सुनकर सिर हिलाया और कहा कि वह भविष्य में ध्यान रखेगा, अपनी लड़ने की इच्छा को दबाकर रखेगा और कभी भी कोई खतरनाक काम नहीं करेगा। कभी कभी छोटे राक्षसों को मारकर मन बहला लेना ही काफी है। लेकिन उसके इतना वादा करने पर भी कोसाक को चैन नहीं था, क्योंकि उसके मन में एक अशुभ संकेत था और उसका अंतर्ज्ञान कभी गलत नहीं होता था। समनर देरसबेर बड़ी मुसीबत मोल लेगा। कोसाक को फूट फूट कर रोते देख पीछे खड़ा वूमू एक बच्चे की तरह हंस रहा था। वह हंसते हुए उसे निकम्मा कह रहा था, लेकिन अगले ही पल कोसाक ने उसे एक लात मारी। तुम कमीने, अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हें बर्तन में डालकर उबाल दूंगा। एक तेज आवाज के साथ वूमू का विशाल शरीर कोसाक की लात से जमीन पर गिर गया और उसने बोंग जूहयुक के फ्रिज को चकनाचूर कर दिया। इसे देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने बिना कुछ कहे उन दोनों को वापस भेज दिया। फिर उसने दुख भरी नजरों से उस किमची को देखा जो उसकी मां ने बनाई थी। तुम यहीं चिरनिद्रा में सो जाओ, मेरी प्यारी किमची। इसके बाद उसने फैसला किया कि आज वह आराम करेगा और कल अपने माता पिता से मिलने जाएगा। अगली सुबह जल्दी वह उस पुराने जर्जर इलाके में पहुंचा। यही उसका घर है। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया और मन ही मन बुदबुदाने लगा, पता नहीं पिताजी की चोट कैसी है। कमरे में जाने के बाद देखा उसके पिता मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहे थे और उसका मजाक उड़ाया कि इतने पास रहकर भी ज्यादा मिलने नहीं आता। दरअसल उसके पिता के गिरने से जोड़ों में चोट लग गई थी। काफी समय तक लेटे रहने के बाद भी वे ठीक नहीं हुए थे। जल्द ही उसने अपने पिता को सहारा देकर उठाया। छोटा भाई टोफू लेकर आ जाएगा तो खाना खा लेंगे। ज्यादा समय नहीं बीता, मेज पर एक खुशबूदार टोफू किमची परोसी गई। वह इस तरह अपने माता पिता से इधर उधर की बातें करने लगा। हाल ही में घर में काफी मुश्किलें रही होंगी ना। माँ ने उसे चिंता न करने को कहा, क्योंकि उसे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी, और उसे अपनी जिंदगी अच्छे से जीने को कहा। यह सोचकर उसने अपने परिवार की प्रतिक्रिया जांचने का फैसला किया कि उसकी शक्तियों के जागने पर वे क्या कहेंगे। इसलिए उसने जानबूझकर कहा, काश ऐसे समय में मेरी शक्तियां जाग जाती। लेकिन बात खत्म होते ही पिताजी ने मेज पर हाथ पटका। बेटा, मुझे यह मत बताना कि तुम
वह अपने पिता की अधूरी बात सुन रहा था। उसे लगा कि शायद वे जान गए हैं कि उसकी शक्तियां जाग चुकी हैं। लेकिन उसके बाद उसका छोटा भाई और पिता अचानक ठहाके मारकर हंसने लगे। हाँ, मुझसे यह मत कहना कि तुम कल्पना कर रहे हो कि तुम जागृत हो गए हो। यहाँ तक कि उसके भाई को भी लगा कि वह एक बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। इस समय माँ ने भी मुड़कर उसकी ओर देखा। तुम आज काम पर क्यों नहीं गए? उसने जल्दी से झूठ बोल दिया कि आज छुट्टी का दिन है। लेकिन उसकी बातों ने माँ को बिल्कुल भी यकीन नहीं दिलाया, क्योंकि माँ जानती थी कि जब वह झूठ बोलता है तो उसके चेहरे पर असहज भाव आ जाते हैं। इसलिए वह अपनी माँ से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकता था। लेकिन इसके बावजूद माँ फिर भी उस पर विश्वास करेगी। तुम जो भी करो, बस साहूकारों के पास मत जाना। माँ की बात सुनकर उसे पल भर के लिए लगा जैसे उसके दिमाग पर बिजली गिर गई हो। वह ऐसी चीज थी जिसे उसने बड़ी मुश्किल से भुलाया था। आज वह सब फिर से याद आ गया। वे बेचारे 3 साहूकार इस तरह मर गए, इससे पहले कि वह संभल पाता। माँ ने फिर से उससे शिकायत की कि हाल ही में काम ठीक नहीं चल रहा है। जब वह वाटर प्यूरिफायर ठीक करने गई थी तो उसे एक बदतमीज ग्राहक मिला। उसने माँ से किचन का कचरा भी साफ करने को कहा। माँ नहीं मानी और उसने उसे करारा जवाब दिया। नतीजतन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी माँ एक मजबूत और साहसी महिला थी। वह जरा सा भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसके पिता की सबसे बड़ी उपलब्धि माँ से शादी करना थी। उसके पिता पूरी तरह से एक बीटा मेल के आदर्श उदाहरण थे और फिर पैदा हुए 2 वंशज भी वैसे ही बीटा मेल निकले। सोचने के बाद उसने तय किया कि वह अपनी जागृति की बात को अभी गुप्त रखेगा। हालात सामान्य होने के बाद वह उनसे ठीक से बात करेगा। जब वह जाने वाला था उसने अपने भाई को कुछ पैसे थमा दिए। उसने कहा कि यह मम्मी पापा के खर्चे के लिए है और उसे उन्हें सौंप देने को कहा। यह कहने के बाद वह मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन भाई ने उसे रोक लिया। वह थोड़ा शर्मिंदा था लेकिन कुछ बोला नहीं। बोंग जूहयुक ने अनुमान लगाया कि यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि पिछली बार उसने उसकी ट्यूशन फीस भरने में मदद की थी, इसीलिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। यह देखकर वह जोर से हंसा। फिर उसने अपने भाई के कंधे को थपथपाया। सोचा नहीं था कि तुम जैसे बदमाश को भी शर्म आ सकती है। मैं तुम्हारा मतलब समझता हूं। बदमाश लड़के, तुम भी अब बड़े हो गए हो। बड़े भाई को ऐसा कहते सुनकर भाई भी पूरी तरह से खुल गया। अगर मम्मी पापा के पास पॉकेट मनी है तो मेरी कहाँ है? यह सुनकर बोंग जूहयुक पल भर के लिए सुन्न रह गया। तो तुम इस ताक में बैठे थे। घर के काम निपटाने के बाद वह जल्दी ही सियोल के हन्नमडोंग में अवेकनिंग मैनेजमेंट विभाग पहुंच गया। उसने पहले अपनी मर्जी से टॉवर चढ़ने की योजना बनाई थी, लेकिन परिवार से मिलने के बाद उसे लगा कि उसे यह काम गंभीरता से करना चाहिए। उसे याद आया कि पिछली बार जब वह गया था किम क्वांगिल ने उससे कहा था कि अगली बार जब वह दुकान पर आए तो उससे पहले ही संपर्क कर ले। लेकिन इस बार उसका उससे मिलने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि यह सिर्फ एक सामान खरीदने की बात है। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके पास पहले से ही एक ब्रेसलेट बैरियर है, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ेगा मिलने वाले राक्षस निश्चित रूप से और अधिक शक्तिशाली होंगे। इसलिए इस बार उसने एक ढाल खरीदने की योजना बनाई, लेकिन उसके सामने वाली इस ढाल की कीमत 100 मिलियन वॉन थी। इसने उसे तुरंत चौंका दिया। यह तो बहुत ज्यादा महंगा है। इसलिए उसने क्लर्क से झूठ बोल दिया कि यह चीज उसके लिए बहुत भारी है, वह कुछ और देखेगा। महिला क्लर्क से मिलते ही उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी और उसे याद आया कि पिछली बार यहां वह अकेला ही था। आज यहां इतने सारे लोग कैसे हैं? उसके बाद महिला क्लर्क ने उसे एक गोल हाथ वाली ढाल की सिफारिश की। यह एडमंटियम और से टोनियम मिश्र धातु से बनी है। न केवल यह हल्की और सुविधाजनक है, बल्कि इसमें स्वमत की सुविधा भी है। यह सुनने के बाद बोंग जूहयुक इसे आजमाने के लिए उतावला हो गया। नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा क्लर्क ने कहा था, एकदम हल्का। उसे लगा कि यह उसके लिए बिल्कुल सही है। यह सोचकर उसने सीधे पूरे पैसे देकर वह ढाल खरीद ली। लेकिन उसे हमेशा एक एहसास होता था
कि क्लर्क से बात करना गोब्लिन से निपटने से भी ज्यादा मुश्किल है। उसे लगा कि वे वास्तव में बहुत डरावनी है। खैर, अब जरूरत का सामान खरीद लिया गया है। अब वह घर जाकर टॉवर में जाने की तैयारी कर सकता है। लेकिन तभी एक आदमी अचानक उसके पास आया और उससे बात करने लगा। क्या तुम अभी कुछ ही समय पहले जागृत हुए हो? पता चला कि उस आदमी का नाम चोई होसी है। वह 30 से अधिक मंजिलों का शिकारी है। नामों के संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद उन्होंने टॉवर के बारे में बातें करना शुरू कर दी। चोई होसी ने कहा कि अगर कुछ समझ न आए तो वह उससे पूछ सकता है। उसका चेहरा बहुत ही मिलनसार लग रहा था। लेकिन कुछ ही देर बात करने के बाद वह वहां से चला गया। जाने से पहले उसने यह भी कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि वह और ऊंची मंजिलों तक चढ़ सकेगा। चोई होसी के इस सामाजिक स्वभाव को देखकर बोंग जूहयुक की आंखों में पूरी तरह से ईर्ष्या थी। घर लौटने के बाद उसने कोसाक को बुला लिया, लेकिन वह आते ही उदास चेहरा बनाने लगा। असल में वह इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसने देखा कि बोंग जू ह्यूक ने फिर से नया हथियार खरीदा है। उसे लगा कि इन चीजों को खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस पीछे खड़े होकर उन्हें राक्षसों को मारते हुए देखना ही काफी है। यह सुनकर बोंग जूह्युक ने उसे चिंता न करने को कहा। उसने ये चीजें केवल अपनी सुरक्षा के लिए खरीदी हैं। यह सुनकर कोसाक और भी चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पिछले समनर ने भी यही कहा था। नतीजा यह हुआ कि उसे राक्षसों के झुंड ने घेर कर काट डाला। यह बिना सोचे समझे कार्रवाई करने का परिणाम है। यह सुनकर बोंग जूह्युक ने उसे आश्वासन दिया कि वह निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ेगा और चुपचाप पीछे ही छिपा रहेगा। मालिक को वादा करते देख कोसाक को अब थोड़ा चैन मिला। उसने यह भी कहा कि अगर स्थिति गंभीर हो जाए और बचने के लिए उसे या मीटबॉल को कुर्बान करना पड़े, तो बेहतर होगा कि उस मीटबॉल को कुर्बान कर दिया जाए, क्योंकि उसे बचाए रखना एक बहुत अच्छा विकल्प होगा। यह बेरहमी भरी बातें कहने के बाद उसने बड़े मजे से डंपलिंग खाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मालिक, क्या आपने हाल ही में फिर से किसी से दुश्मनी मोल ली है? बोंग जूह्युक को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। लेकिन अगले ही पल एक भयानक हत्यारे इरादे का एहसास हुआ। लगभग उसी समय उन दोनों ने तुरंत शैडो स्टेप का उपयोग करके खुद को छिपा लिया और पलक झपकते ही एक धमाके के साथ दरवाजे का ताला तुरंत टूट गया। बाहर डेज्ड ईगल थामे एक आदमी खड़ा था। आने वाला कोई और नहीं था, वही चोई होसी था जिससे वह दिन में मिला था। यह देखकर बोंग जूह्युक पूरी तरह हैरान रह गया। पता चला कि यह आदमी एक लुटेरा है। चोई होशी ने काले चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मैंने दिन भर तुम्हारा पीछा किया, आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। अगर समझदार हो तो जल्दी से अपने सारे उपकरण निकाल दो। बंधक बनाए गए बोंग जूह्युक ने चोई होशी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। बोंग जूह्युक को अपने जीवन में लूटपाट के कृत्यों से सबसे ज्यादा नफरत थी। तुम आग से खेल रहे हो। जैसे ही शब्द खत्म हुए, कोसाक बिना किसी भाव के उसके पीछे खड़ा हो गया। वह अपने मालिक को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मालिक मर गया तो वह खुद भी गायब हो जाएगा। इसलिए वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। इसलिए इस आदमी को आज मरना ही होगा। हालांकि इस समय चोई होशी को इस बात का एहसास नहीं था कि कोसाक उसके पीछे आ चुका है। अगले ही पल तलवार की मूठ से एक भारी प्रहार उसके सिर पर लगा। सिर पर चोट लगने से उसकी लार और नाक बहने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कमरे में कोई और भी है। जोरदार टक्कर के कारण वह सीधे जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। चोई होशी को अचानक जमीन पर गिरा देख बोंग जूह्युक भी थोड़ा हैरान रह गया। वह निश्चित रूप से जानता था कि कोसाक कार्रवाई करेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे सिर्फ बेहोश करेगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने उसे सिर्फ बेहोश किया है। मुझे सच में डर था कि तुम उसे सीधे मार डालोगे, उन असभ्य और बदतमीज गुंडों की तरह। लेकिन जो भी हो, यह आदमी निश्चित रूप से एक आइटम ब्रोकर है। तथाकथित आइटम ब्रोकर उन लोगों को कहा जाता है जो हत्या करते हैं, उन खिलाड़ियों की जो टावर के बाहर आम नागरिकों जैसे ही होते हैं और उनकी संपत्ति चुरा लेते हैं। हंटर एसोसिएशन की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि हंटर जगत में सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे।
और कुलीन टीमों का एक बड़ा फायदा यह है कि वे टावर के बाहर व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि खिलाड़ी टावर के बाहर आम नागरिकों की तरह होते हैं। अगर मैंने इस तरह की क्षमता विकसित नहीं की होती जिससे टावर के बाहर से चीजें बुलाई जा सकें, तो मैं पूरी तरह से असहाय होता और अंततः मर जाता। इस बात का एहसास होने के बाद बोंग जूहयुक ने पास खड़े कोसाक की ओर देखा। उसने पाया कि वह चुपके से लाल रिबन के साथ कुछ कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ योजना बना रहा है। पूछने पर पता चला कि यह आदमी वास्तव में चोई होशी को शहर के बाहर ले जाकर खत्म करना चाहता था। यह सुनकर बोंग जूहयुक ने उसे जल्दी से रोका। इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, सीधे पुलिस के हवाले कर दो। इसी बीच निदेशक बहुत गुस्से में थे, क्योंकि पिछली बार जब बोंग जूहयुक एसोसिएशन आए थे तो सामान खरीदते समय किम क्वांगल को सूचित नहीं किया गया था, इसलिए किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। उन्हें डर था कि एसोसिएशन मॉल के लोग और चीजें बोंग जूहयुक को बुरा अनुभव दे सकते हैं। उन्हें डर था कि वह इस कारण हंटर एसोसिएशन छोड़ देंगे। आखिरकार उनका सामाजिक डर, सोशल एंजाइटी, बहुत भयानक था। यह जानने के बाद कि उन्होंने केवल एक छोटी ढाल खरीदी है, किम क्वांगल खुद को आह भरने से नहीं रोक सके। काश उन्होंने उस समय उस कुलीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए होते, तो मैं उन्हें सिर से पैर तक बहुत खूबसूरती से सजा देता। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके द्वारा खरीदे गए उपकरणों के आधार पर अब मूल रूप से यह तय हो गया है कि वह एक करीबी मुकाबले वाले योद्धा है। लेकिन अब फिर से एक समस्या खड़ी हो गई है। अगर वह एक करीबी मुकाबले वाले योद्धा है तो सुरक्षात्मक उपकरणों का पूरा सेट भी पर्याप्त नहीं होगा। ऐसा लगता है कि उन्हें पूरे कवच पहनने के लिए कोई बहाना ढूंढना होगा। सोचते सोचते उनका फोन अचानक बज उठा। पुलिस ने उन्हें बताया कि बोंग जूहयुक पर उनके घर में एक बदमाश ने हमला किया है। इससे वह बुरी तरह घबरा गए। फोन काटते ही वह बिना रुके गाड़ी चलाकर वहां पहुंचे। सीढ़ियां चढ़ते समय वह एक बार में 10 कदम कूद रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हें उसी समय कुलीन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लेना चाहिए था। कमरे के भीतर रिपोर्ट मिलने पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पूछताछ का सामना करते हुए चोई होशी अभी भी बहाने बना रहा था। मैं निर्दोष हूं अधिकारियों। मुझे उस आदमी ने अगवा किया था। मैं पीड़ित हूं। इसने बोंग जूहयुक को चौंका दिया। उसने कहा कि उसने इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। यह पहले से ही काफी सिरदर्द था। लेकिन पुलिस ने कहा कि मालिक को भी साथ चलना होगा। यह सुनकर उसे तुरंत लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। कहीं मुझे भी जेल न जाना पड़े। लेकिन तभी किम क्वांगल पहुंच गए। उन्हें देखकर बोंग जूहयुक को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन इसके विपरीत चोई होशी को लगा जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। लेकिन उसका स्वागत चेहरे पर जोरदार थप्पड़ों से हुआ। तुम कमीने, तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई और एक साथी को मारने की कोशिश की। तुम्हें अब बर्खास्त कर दिया गया है। इस दृश्य को देखकर दोनों दंग रह गए। एक लेवल 34 के हंटर को एसोसिएशन ने बर्खास्त कर दिया। बोंग जूहयुक ने किम क्वांगल का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। उनका प्रहार इतना जोरदार था कि उनका अपना हाथ सूज गया। इसे ले जाओ। नीस जल्द ही यहां होंगे। तुम उसे उनके हवाले भी कर सकते हो। यह सुनकर चोई होशी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। नीस के वे लोग हंटरों के बीच होने वाले अपराधों से बहुत नफरत करते हैं। वे बिना किसी हिचकिचाहट के प्रताड़ना का उपयोग करेंगे। डर महसूस करते हुए उसने पागलों की तरह सिर पटक कर अपनी गलती माननी शुरू कर दी। वह थोड़ी सी सहानुभूति और माफी मांग रहा था। लेकिन किम क्वांगल जानते थे कि वह एक आतन अपराधी है। उसे पहले भी कई मौके दिए जा चुके थे। इस बार वे उसे किसी भी हाल में नहीं बख्शेंगे। चोई होशी को ले जाने के बाद किम क्वांगल जल्दी से बोंग जूहयुक के पास यह पूछने आए कि क्या वह घायल है। लेकिन वह बहुत जल्दबाजी में थे। वह अपने गंभीर चेहरे को बदलना भूल गए। इससे बोंग जूहयुक डरकर पीछे हट गया। सौभाग्य से उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। मुझे खेद है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्थिति दोबारा न हो। मैं निश्चित रूप से पूरी तैयारी करूंगा। यह कहने के बाद उन्होंने मन ही मन फैसला किया।
कि वह बोंग जूहयुक से उस कुलीन अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाकर ही रहेंगे। अगली सुबह जल्दी कोसाक यह पूछने के लिए आया कि हिरासत केंद्र कहाँ है, लेकिन बोंग जूहयुक एक नजर में ही जान गए कि वह क्या करना चाहता है। क्या तुम्हारी पीठ के पीछे की तलवार असली है? पकड़े जाने पर वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। दोपहर में बोंग जूहयुक ने मीटबॉल को भी बुला लिया। वे ऊंचे टावर की 19वीं मंजिल को जीतने की तैयारी कर रहे थे। मिशन 30 गोबलिन जादूगरों को हराना है। वे बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं हैं। वे किसी भी प्रभावशाली हमलावर जादू का उपयोग करने में असमर्थ हैं। ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ कुछ अभिशाप के बंधन हैं, या फिर कम शक्ति वाले रॉकेट। हालांकि अभिशाप थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही वे अंदर आए, मीटबॉल भीड़ की ओर झपटा। यह देख जादूगरों ने जल्दी से अभिशाप मंत्रों का इस्तेमाल किया ताकि मीटबॉल के हमले को पीछे धकेला जा सके। लेकिन मीटबॉल ने सिर्फ एक दहाड़ लगाई और सारे अभिशाप बिखर गए। यह देख बोंग जूहयुक हक्का बक्का रह गया। इसके तुरंत बाद कोसाक भी मीटबॉल के पास आ गया। मोटे, क्या तुम्हें हमारा वादा याद है? मीटबॉल सुनकर सब समझ गया। बोलने के बाद दोनों एक साथ आगे बढ़े। कोसाक की कला लाइनों की सुंदरता है, मीटबॉल की कला हिंसा की सुंदरता है, और बोंग जूहयुक की कला बस युद्ध देखने की है। 2 सेकंड से भी कम समय में सिस्टम ने संकेत दिया कि मिशन पूरा हो गया है। इससे बोंग जूहयुक बहुत उलझन में पड़ गया। क्या इन दोनों ने आज कोई दवा ली है? उसे नहीं पता था कि यह कोसाक की चाल थी, क्योंकि पिछली बार की घटना ने उसे बहुत चिंतित कर दिया था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपने मालिक को लड़ने का कोई मौका नहीं देगा। 19वीं मंजिल पार करने के बाद उन्होंने जोश के साथ 20वीं मंजिल को चुनौती दी, लेकिन इस बार कठिनाई का स्तर पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। यह जगह बेहद खतरनाक है। इसे प्रतिभा मूल्यांकन स्तर भी कहा जाता है। यहाँ हर तरह के गोबलिन दिखाई देंगे। जहरीली सुई वाले स्काउट्स हैं, उन्नत सामरिक योद्धा है, हर जगह मौजूद गुप्त हत्यारे हैं, और अभिशाप देने वाले जादूगर और विशाल हॉबगोब्लिन भी हैं। इसलिए उन दोनों ने बोंग जूहयुक से एक सुरक्षित जगह छिपने को कहा। बाकी सब कुछ वे खुद संभाल लेंगे। और 20वीं मंजिल का मिशन किसी भी प्रकार के 100 गोबलिन और एक हॉबगोब्लिन को हराना है। समय सीमा 10 घंटे है। लेकिन बोंग जूहयुक उनकी इस व्यवस्था से बहुत असंतुष्ट था। वह मन ही मन उन्हें कमीना बुला रहा था। कुछ ही देर में उन्होंने मीटबॉल के नियंत्रण और कोसाक की फिनिशिंग रणनीति के साथ हमला शुरू कर दिया। लेकिन अचानक कोसाक को अपने पीछे एक बहुत तेज ऊर्जा की लहर महसूस हुई। पलक झपकते ही वह उसे पार कर गई और मीटबॉल के पीछे पहुंच गई, जबकि मीटबॉल को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर पैर रखा है। पता चला कि वह बोंग जूहयुक था। उसने उन दोनों की असावधानी का फायदा उठाकर शैडो स्टेप से उनका पीछा किया था। अब आखिरकार मेरी बारी है। इससे कोसाक बुरी तरह डर गया। गड़बड़ हो गई।